हेलो एवरीवन। सो हमारा सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर वाइज डिटेल्ड रिवीजन चल रहा है और आज इस वीडियो में हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग रिवाइज करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने हायर परचेस कंप्लीट किया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, ये आपके लिए फ्री है बट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। देखो, हम लोग अभी जितना भी रिवीजन अभी तक हम लोगों ने किया है और आगे भी हम लोग करने वाले हैं, ये सारा रिवीजन हम लोग इन्हीं नोट्स से, हैंड रिटन नोट्स से हम लोग कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप हमारे वेबसाइट से इसको परचेज कर सकते हो। ई बुक और हार्ड कॉपी दोनों अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो आ जाओ, हम लोग अभी ब्रांच अकाउंटिंग का रिवीजन अभी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले समझो, आपको ब्रांच अकाउंटिंग का देखना है तो ब्रांच क्या होता है। ब्रांच का मतलब यहाँ पर क्या होता है समझो पहले आप। तो ब्रांच और कुछ नहीं, एक सेपरेट लोकेशन है। एक सेपरेट लोकेशन है जो काम जो कैसे कैसे करता है पता है, वो काम करता है अंडर कंट्रोल ऑफ द मेन ऑफिस, जिसको हम लोग हेड ऑफिस भी कहते हैं। जैसे आप एसबीआई को ले लो। एसबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है? मुंबई में है, बट ऑल ओवर इंडिया, यूके समझ लो इनका क्या है ना, यहाँ पर ब्रांचेस है ना, अलग अलग ब्रांचेस है जो अलग अलग जगह पे सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनका हेड ऑफिस मुंबई में है बट पूरे इंडिया में इनका भी ब्रांचेस चल रहा है, इंडिया के बाहर भी इनका ब्रांचेस चल रहा है। तो अब ये जो ब्रांचेस होता है ना, इसका अकाउंटिंग करने का क्या मतलब है? इसका अकाउंटिंग करने का मतलब है हम लोग को हर ब्रांच का सेपरेट सेपरेट इनकम एक्सपेंस ये सब हम लोग को निकालना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इनका अलग अलग जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को मेजर करना है। इसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग यहाँ पर? ब्रांच अकाउंटिंग। अब जो हम लोग को यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग करना है ना, तो ब्रांच अकाउंटिंग करते वक्त हम लोग को दो तरह का ब्रांचेस यहाँ पर दिख सकता है। हम लोग को दो तरह का ब्रांचेस दिख सकता है यहाँ पर। एक होता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांचेस। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस और डिपेंडेंट ब्रांचेस दोनों में क्या डिफरेंस है समझो आप। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस जो है ना, ये लोग पता है करेगा, ये लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा। ये लोग डबल एंट्री फॉलो करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, अपना ट्रायल बैलेंस तक बनाकर हेड ऑफिस को सबमिट करेगा। ये लोग अपना ट्रायल बैलेंस तक बनाकर हेड ऑफिस को सबमिट करेगा। और डिपेंडेंट ब्रांचेस पता है कैसा होता है? ये लोग बस क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ इसका पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा हेड ऑफिस को, और कुछ नहीं। तो दोनों को लेकर ही हेड ऑफिस को क्या करना है? दोनों को ही लेकर हेड ऑफिस को अलग अलग ब्रांचेस का अकाउंटिंग करना है, इनकम निकालना, वो दोनों का ही निकालेगा। बट इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में क्या अच्छा बात है कि भाई वो लोग अपने पास ना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, वो ट्रायल बैलेंस तक बनाकर हम लोग को दे देगा, थोड़ा सा काम अपना आसान होता है। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को बस इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसी के हिसाब से हम लोग को यहाँ पर सब कुछ बनाना है। ये चीज क्लियर हुआ क्या? तो देखो, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, कि वो अपना डिसीजन खुद से ले रहा है कि नहीं। डिसीजन जो मेकिंग होगा वो हेड ऑफिस को द्वारा ही होगा, कंट्रोल जो होगा वो हेड ऑफिस का ही होगा। यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है, यहाँ पर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले हम लोग रिवाइज करेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच। देखो, जब आप इंडिपेंडेंट ब्रांच का आप बात करोगे ना, तो आपको दिमाग में ये चीज क्लियर रखना है कि ब्रांच और हेड ऑफिस दो अलग अलग एंटिटी है। ऐसे एक ही एंटिटी है लीगली, बट आपको अभी अकाउंटिंग करते वक्त ये गोल्डन रूल आपको ध्यान में रखना है कि दोनों अलग अलग एंटिटी है, उस हिसाब से आपको अभी अकाउंटिंग करना है यहाँ पर, है ना। और पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, इससे क्या आ जाओ। तो क्या बोलते हैं? Branch may be defined as a section of an enterprise geographically separated from the rest of the business। वो बाकी से अलग है और geographically अलग है, अलग अलग लोकेशन पे है, ठीक है ना। कंट्रोल्ड बाय अ हेड ऑफिस एंड जनरली कैरिंग ऑन द सेम एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। जो एज ऑफ द एंटरप्राइज मतलब क्या, जो एंटिटी काम कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है, जो एंटिटी एज ए होल कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है, बट जोग्राफिकली ये सेपरेटेड है। ब्रांच में बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच। Branch is considered as independent if it has own set of books of accounts. Here independent means maintaining books of account and not related to decision making। ये ध्यान में रखना, ये नहीं कि डिसीजन अपने से लेने लगेगा इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो। ब्रांचेस विच डू नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच। तो हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंट ब्रांच। For the purpose of accounting, branch is considered as separate entity and head office is considered as separate entity, मतलब another entity, उसको हम लोग मान के अभी चलेंगे बस अकाउंटिंग के लिए, बट लीगली दोनों एक ही है। अब देखो, ये ना कुछ एक जर्नल एंट्रीज है, ये कुछ जर्नल एंट्रीज है जहां पर एग्जाम में ना आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप जर्नल एंट्री पास करो हेड ऑफिस के बुक्स में, आप जर्नल एंट्री पास करो ब्रांच के बुक्स में,
है ना। तो आप कुछ एक ट्रांजेक्शन से ये सब ट्रांजेक्शन जो यहाँ पर दिया हुआ ना, हम लोगों को ये सब को देखना है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखो हमने से पूछा था यहाँ पर, मान लो हो सकता है क्या कि सर हेड ऑफिस गुड्स परचेस कर रहा है। अब बताओ हेड ऑफिस अगर गुड्स परचेस कर रहा है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, तो इसका एंट्री कौन करेगा? इसका एंट्री हेड ऑफिस करेगा। वो बोलेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू क्रेडिटर, कुछ भी करेगा वो। क्या इसके लिए अलग से ब्रांच को एंट्री करेगा क्या? नहीं सर, वो क्यों करेगा एंट्री? हेड ऑफिस परचेस कर रहा है। और अगर यही परचेस ब्रांच खुद से कर रहा है तो ब्रांच क्या एंट्री करेगा? ब्रांच बोलेगा हमारे पास परचेज होगा यहाँ पर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक क्रेडिटर्स, वो फिर इसके लिए अलग से हेड ऑफिस को एंट्री नहीं करेगा। तो ये तो इनका देखो सेपरेट सेपरेट यहाँ पर था। अब शुरू करते हैं यहाँ पर ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। समझो पहला चीज क्या होगा, एक ब्रांच कैसे ऑपरेट करता है, हम लोग यहाँ से गुड्स भेजते हैं उनको, हम लोग यहाँ से कैश भेजते हैं उनको, जिसपे वो लोग बिजनेस अभी अपना स्टार्ट कर पा रहे, बिजनेस अपना कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो जो गुड्स यहाँ से जाता है, अब समझो हेड ऑफिस जो है वो सेल तो बोल नहीं सकता है, क्योंकि अभी सेल तो हुआ नहीं बाहर ना, अल्टीमेटली वो सेल तो बोलेगा नहीं। वो क्या बोलेगा पता है? वो बोलेगा कि हम लोग गुड्स सेंड किए, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो वो क्या करेगा? अब देखो ब्रांच तो अलग एंटिटी हम लोग बता रहे हैं, तो नॉर्मली सेल करने पे आप क्या एंट्री करते हो? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट यहाँ पर वो क्या बोलेगा? इसको डेटर यहाँ पर कौन हो जाएगा? ब्रांच। पैसा उससे मिलेगा क्योंकि अलग एंटिटी मांग कर हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। और यही चीज ब्रांच क्या बोलेगा अपने पास? ये चीज ब्रांच क्या बोलेगा अपने पास? उसको गुड्स मिल रहा है, वो गुड्स रिसीव होगा उसको कहां से? एचओ से। टू वो पैसा किसको देगा आगे चल के? हेड ऑफिस को तो दिखाएगा हेड ऑफिस। ठीक है ना। दूसरा यहां पर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय हेड ऑफिस। एक्सपेंस किसका है? एक्सपेंस है ब्रांच का। पे कौन कर रहा है? आप एक चीज समझना, जिसका एक्सपेंस है, जिसका एक्सपेंस है उसी के पीएल में ट्रांसफर होना चाहिए। जिसका एक्सपेंस है अपने बुक्स में वही एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। तो मान लो एक्सपेंस था ब्रांच का, पेड कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। तो ब्रांच पता अपने बुक में क्या बोलेगा? वो अपने बुक में बोलेगा मेरा तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। बट वो अभी टू कैश या बैंक तो वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसने पे किया नहीं है। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा एचओ ने पे किया, तो एचओ कलम से मांगेगा पैसा। तो टू हेड ऑफिस। और हेड ऑफिस क्या बोलेगा पता है? हेड ऑफिस बोलेगा कि मेरे पास से भी पैसा गया है टू कैश बैंक, बट वो खर्चा तो मेरा है ही नहीं। हम तो एक्सपेंस अपने बुक में लिख नहीं सकते क्योंकि अगर मैंने एक्सपेंस लिखा तो वो मेरे पीएल में चला जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो मैं यहां पर तो एक्सपेंस लिख नहीं सकता हूं। मैं क्या करूंगा? ये खर्चा तो मेरा है नहीं, मैं बोलूंगा मैं ये पैसा ब्रांच से ले लूंगा। तो मैं ब्रांच को यहां पर कर दूंगा डेबिट, मैं ब्रांच को यहां पर कर दूंगा यहां पर डेबिट, है ना। मैं यहां पे कर दूंगा ब्रांच को डेबिट। क्लियर है क्या? अब समझो बहुत बार क्या होता है पता है? एचओ अपने पास एंट्री कर देता है, एंट्री कर देता है पता है क्या? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये गलती है कि सही है? सर गलत है, गलत है ये तो। फिर उसको करना चाहिए था ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये कर दिया एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो गलती है, हाँ सर गलती है। तो कैश बैंक तो सही किया, वो गलती क्या है वहां पर? अपना एक्सपेंस लिखा जो उसको नहीं लिखना चाहिए था। तो अब रेक्टिफाई करना पड़ेगा उसको। तो पता क्या एंट्री करेगा रेक्टिफिकेशन? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, वो एंट्री पास करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो अगर ऐसा चीज होता है कि एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच पेड बाय एचओ, अगर हम लोग को बोलता है तो पहले चेक करना पड़ेगा क्या एंट्री कर दिया है। अगर वो एंट्री करके अपने पास एक्सपेंस लिख दिया है तब तुम लोग बोलेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस करके इसको ठीक करो। और अगर एंट्री नहीं किया तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक लिख के आप इसको ठीक कर सकते हो। और ब्रांच वही बोलेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ। देखो यहाँ पर तो हेड ऑफिस का बोलेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर अगर लिख दिया होगा एक्सपेंस तो टू एक्सपेंस वो हटाएगा यहाँ से। और वैसे ही ब्रांच क्या बोलेगा? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। अब क्या होता है बहुत बार कुछ एक खर्चा होता है जो हेड ऑफिस का है, हेड ऑफिस को पे करना था, पे कौन कर दिया? ब्रांच। तो सेम ब्रांच अब बोलेगा वैसे ही हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर लिख दिया होगा अपने पास एक्सपेंस तो एक्सपेंस को रिमूव करेगा अपने यहाँ से टू एक्सपेंस। और हेड ऑफिस क्या बोलेगा? खर्चा तो मेरा है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मैं करूंगा, बट टू कैश बैंक बोल नहीं सकता क्योंकि इसका पेमेंट क्या है? ब्रांच। तो टू ब्रांच वो बोल देगा यहाँ पर। अब देखो बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग का देखना है यहाँ पर हेड ऑफिस से यहाँ पर सुपरवाइजर कोई जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, वो कुछ जाकर सब कुछ चेक वेक करता है, उन लोगों को समझाता है चीज़ों को। तो ये खर्चा हेड ऑफिस का भाई, खुद समझेगा वो। बट उसको अगर ऑन द स्पॉट हम लोग वहाँ पर पेमेंट कुछ कर रहे हैं ये सब चीज़, और हम लोग अपना एक्सपेंस दिखाए, तो फिर हम लोग को लास्ट में ऐसे हम लोग को रेक्टिफाई करना पड़ता है चीज़ों को। अब समझो बहुत बार क्या होता है, डेटर्स होता है मान लो ब्रांच का, डेटर्स किसका है? ब्रांच का। वो पैसा किसको दे दिया? पैसा दे दिया वो एचओ को।
अब ऐसे केस में क्या होगा, ब्रांच क्या बोलेगा, मेरा डेटर तो घट गया, मेरा डेटर तो घट गया, बट क्या पैसा मेरे को मिला अभी? कैश बैंक बोल सकता हूं? नहीं। किसको मिला है पैसा? हेड ऑफिस को। मैं ले लूंगा पैसा उससे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मुझे पैसा मिल रहा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बट ये डेटर तो मेरा है ही नहीं, मेरे बुक्स में डेटर दिख ही नहीं रहा है, तो मैं टू डेटर तो बोल नहीं सकता हूं। मैं बोलूंगा ये पैसा मुझे ब्रांच को कल के दिन में देना पड़ेगा, तो टू ब्रांच, टू ब्रांच। अब आओ जो फिक्स एसेट को लेकर कुछ एंट्री यहां पर समझो ध्यान से, ठीक है। देखो यहां पर कैश और गुड्स के साथ साथ ना फिक्स एसेट भी बहुत बार भेजा जाता है। अब जब फिक्स एसेट आप भेज रहे हो, है ना, कौन भेजेगा, ये भेज रहा है यहाँ पर HO टू ब्रांच। जब आप भेज रहे हो तो आपको ये चेक करना है इसका जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स मेंटेन कौन कर रहा है फिक्स एसेट का, इट्स फिक्स एसेट का अकाउंट मेंटेन कौन कर रहा है। अगर देखो इसका अकाउंट मेंटेन्ड हो रहा है बाय HO या बाय ब्रांच, अगर इसका अकाउंट जो है वो ब्रांच ही मेंटेन करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पहले एसेट भेजेंगे तो ब्रांच को एसेट मिलेगा, ब्रांच क्या बोलेगा इसके लिए, ब्रांच बोलेगा यहाँ पर कि मुझे एसेट मिल रहा है, वो बोलेगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू HO। और HO क्या बोलेगा इसके लिए, HO क्या बोलेगा, मैं फिक्स एसेट दे रहा हूँ तो टू फिक्स एसेट मैं दे रहा हूँ ब्रांच को, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट। बट नॉर्मली यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर अगर अकाउंट जो है मेंटेन कर रहा है ब्रांच, फिक्स एसेट का अकाउंट मेंटेन कर रहा है ब्रांच, तो ब्रांच इसके लिए अब अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, फिक्स एसेट मेरे पास आया टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मेरे पास से फिक्स एसेट चला गया और ब्रांच को डेबिट कर देंगे क्योंकि पैसा उससे ले लेंगे हम लोग आगे चलकर। अब मान लो यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, क्या डेप्रिसिएशन को लेकर HO कोई भी एंट्री पास करेगा? नहीं सर, क्यों करेगा वो एंट्री, उसके पास एसेट है ही नहीं, वो क्यों पास करेगा एंट्री। हाँ बट ब्रांच तो पास करेगा ना एंट्री, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, वो क्या बोलेगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। बट अब यहाँ समझो, अब अगर ऐसा होता है कि फिक्स एसेट तो भेज दिया गया ब्रांच को, बट इसका अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है, इसका अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है अभी भी हेड ऑफिस, तो वो ना ऐसा दिखाएगा ही नहीं, वो ऐसा दिखाएगा ही नहीं कि हेड ऑफिस से यहाँ पर ट्रांसफर हुआ भी है, तो फिर ना यहाँ पर फिक्स एसेट भेजने का कोई भी एंट्री नहीं होगी। हम लोग अकाउंट्स पहले भी HO के पास ही था फिक्स एसेट, हम लोग अभी भी दिखा रहे हैं HO ही रखिएगा फिक्स एसेट, तो हम लोग यहाँ पर कोई एंट्री दिखा ही नहीं रहे हम लोग, क्योंकि हम लोग एसेट सेंड करने का एंट्री यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं अकाउंट्स मेंटेन कौन कर रहा है, अभी भी HO कर रहा है। लेकिन तो कल के दिन में होगा डेप्रिसिएशन, अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होगा, अकाउंट्स किसके पास है, HO के पास, किसके बुक्स में दिख रहा है फिक्स एसेट, HO के बुक्स में, तो HO बोलेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। लेकिन दिक्कत अब ये शुरू होगा कि अगर ये अपने बुक में डेप्रिसिएशन दिखाया तो ये इसके PL में जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में कोई भी रेवेन्यू ये बुक नहीं किया अपना ट्रेडिंग PL में। अब आपको दिक्कत लग रहा है, पर मैचिंग कॉन्सेप्ट काम ही नहीं कर रहा है, जो एक्सपेंस आप अपने PL में दिखा रहे हो उसके रेस्पेक्ट में रेवेन्यू आपके पास है ही नहीं, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट तो काम ही नहीं करेगा। तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, एक काम करो, ये खर्चा तो एक्चुअल में इसका नहीं है, ये खर्चा एक्चुअल में तो ब्रांच का है। हाँ फिक्स एसेट घटा, मैं मानता हूँ फिक्स एसेट घट गया है, बट वो पैसा किससे लेगा, वो डेप्रिसिएशन का ब्रांच से, ब्रांच ही तो खर्च किया है। और ब्रांच क्या बोलेगा, ब्रांच बोलेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मैंने खर्च तो किया है, बट टू फिक्स एसेट मैं बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता सर मैं टू फिक्स एसेट, क्योंकि मेरे पास फिक्स एसेट है ही नहीं अकाउंट्स में, वो तो HO रखा अभी भी। ठीक है तो कोई बात नहीं, HO को देना आप पैसा, टू HO। क्लियर है क्या, देखो आप यहाँ पर, मतलब फिक्स एसेट सेंड टू ब्रांच बाय HO, अकाउंट्स फॉर द एसेट मेंटेन्ड बाय ब्रांच, अगर तो ब्रांच मेंटेन कर रहा है अकाउंट तो बढ़िया बात है, एसेट सेंड का भी एंट्री होगा, डिप्रिसिएशन का भी एंट्री होगा। एसेट जब सेंड होगा हम लोग बोलेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, कौन बोलेगा, HO। और यहाँ पर ब्रांच क्या बोलेगा, मेरे को एसेट मिल रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। डिप्रिसिएशन का एंट्री कुछ भी नहीं करेगा HO, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं यहाँ पर एसेट, ये क्या एंट्री करेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। हाँ लेकिन समझो यहाँ पर अकाउंट्स अगर एसेट का मेंटेन हो रहा है बाय HO, बाई किसके द्वारा हो रहा है यहाँ पर, HO, फिर एसेट सेंड का कोई एंट्री होगा ही नहीं। हाँ बट डेप्रिसिएशन का एंट्री तो यहाँ पर होगा, डेप्रिसिएशन क्या बोलेंगे यहाँ पर, HO बोलेगा देखो डेप्रिसिएशन तो हो रहा है बट एसेट मेरे पास है ही नहीं, किससे लेंगे हम लोग लेंगे यहाँ पर ब्रांच, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट तो वैल्यू घटेगा ना, बट ब्रांच से ले लेंगे पैसा। और यहाँ पर ब्रांच का बोलेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो हो रहा है बट एसेट मेरे पास है ही नहीं, टू एसेट हम लोग कर नहीं सकते, तो टू HO।
डेप्सन अकाउंट डेबिट टू एचओ। एक देखो एक और एंट्री हो सकता है यहाँ पर, एक दो और एंट्री पता कैसे हो सकता है यहाँ पर। बहुत बार हम लोग को एक्सपेंसेस एलोकेट करना होता है। ऐसा होता है ना लाइक कि हम लोग कुछ कॉमन एक्सपेंस करते हैं जो हर ब्रांचेस को हम लोग बाद में हम लोग बांट देते हैं, है ना, एलोकेट करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, पहले हेड ऑफिस जो है ना अपने पास एक्सपेंस लिख लेता है, फिर बाद में उसको अलग अलग ब्रांचेस को बांटता है। तो जिस ब्रांच को बांटेगा उसको बोलेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, और ब्रांच क्या बोलेगा, खर्चा तो मेरा ही है, टू हेड ऑफिस को पैसा देना पड़ेगा, अभी वो खर्चा कर दिया है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ। और क्या होता है, वैसे ही कुछ कॉमन इनकम होता है जो हम लोग को एलोकेट करना होता है। अगर इनकम एलोकेट करेगा, ये सब ऐसा मांग के चलना कि पहले इनकम बुक कर लिया था एचओ, तो अब वो क्या करेगा, अब वो अपने पास से इनकम घटाएगा और टू ब्रांच बोलेगा, है ना। और यहाँ पर ब्रांच क्या बोलेगा कि देखो मेरे को यहाँ पर इनकम मिल रहा है, तो टू इनकम, और पैसा मुझे हेड ऑफिस दे देगा आगे चलकर, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। अब इसके ऊपर ना चलो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर दो सम्स हम लोग दोनों करते हैं, हम लोग यहाँ पर जो क्या बोलते हैं यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग तो क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन 2008 सिलेबस दिसंबर 11 में 5 मार्क्स का पूछा हुआ है एग्जाम में। बोला गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई और एडजस्ट। तो आइधर देखो यहाँ पास हो गया होगा तो रेक्टिफाई करेंगे हम लोग, और नहीं हुआ तो पास एंट्री हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, आपको ये अच्छे से चेक कर लेना है किसके बुक्स में बात हो रहा है। अगर हेड ऑफिस के बुक्स में बात हो रहा है तो फिर हम लोग का एंट्री अलग रहेगा, अगर ब्रांच के बुक्स में बात तो हम लोग का एंट्री अलग रहेगा। ये ध्यान से पहले देख लेना, ठीक है। सबसे पहले तो क्या बोलता है, गुड्स परचेस किया है कौन, ब्रांच, गुड्स परचेस किया है ब्रांच, तो ब्रांच को क्या एंट्री करना चाहिए था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू क्रेडिट, जो भी यहाँ पर रहेगा। बट पेमेंट मेड बाय एचओ, अच्छा पेमेंट कौन कर दिया, पेमेंट कर दिया एचओ, तो पेमेंट अगर एचओ कर दिया तो वो बोलेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू एचओ कर देगा वो तो, है ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू एचओ कर देगा। हेड ऑफिस क्या करेगा एंट्री इसके लिए, हेड ऑफिस बोलेगा मेरे पास से पैसा जा रहा है टू बैंक, और मुझे ब्रांच से पैसा लेना आगे चल के, परचेस तो मेरा है ही नहीं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट हुआ क्या है, रॉन्गली डेबिटेड दिस अमाउंट इज ओन परचेस। हेड ऑफिस क्या किया है, हेड ऑफिस गलती से इस परचेस को अपने परचेस में दिखा दिया है, जो कि सही नहीं है। तो उसको अपना परचेस घटाना पड़ेगा, अपना एक्सपेंस घटाना पड़ेगा उसको टू परचेस अकाउंट, और ब्रांच से वो पैसा ले लेगा, तो ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू परचेस 7,500 रुपये। डन क्या बोलता, ब्रांच पे किया 6,500 एज सैलरी टू अ विजिटिंग हेड ऑफिस ऑफिशियल, द ब्रांच हैज डेबिटेड द अमाउंट टू सैलरीज अकाउंट। अब देखिए उनका गलती है भाई, तो वो लोग ठीक करेंगे। हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा कि यहाँ पर खर्चा तो मेरा था, वो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे करूंगा मैं, यहाँ पर खर्चा तो मेरा है। बट टू कैश बैंक बोल नहीं सकता, पैसा मैंने नहीं दिया है, तो यहाँ पर कौन दिया पैसा, ब्रांच दिया, तो टू ब्रांच कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। क्लियर है क्या। नेक्स्ट बोला डिप्रिसिएशन हुआ 250 इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच शॉप, तो ब्रांच शॉप का यहाँ पर हुआ डिप्रिसिएशन, ये एसेट है इनका फिक्स एसेट, जिसका अकाउंट जो है ना वो हेड ऑफिस के पास ही है। अब तो इस डिप्रिसिएशन को कैसे बुक करेगा हेड ऑफिस, हेड ऑफिस बोलेगा टू ब्रांच शॉप, टू फिक्स एसेट बोलेगा वो, तो वो तो टू एसेट बोल दिया। डेबिट क्या वो डिप्रिसिएशन को कर सकता अपने बुक्स में, नहीं सर, तो ब्रांच को करना पड़ेगा, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट हमारा ब्रांच शॉप। क्लियर है। चलो, expenses of 5,600 to be charged to the branch for work done on its behalf by the head office। तो यहाँ पर चार्ज करना है, मतलब हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके होंगे, है ना, तो हम लोग बोलेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर बोल देंगे हम लोग एक्सपेंसेस, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस हम लोग चार्ज कर देंगे उन लोगों को। अब ये चीज़ समझना बहुत है, पता क्या होता है, हम लोगों का गुड्स या फिर कैश ब्रांच भी सेंड करता है एचओ को, और एचओ भी सेंड करता है ब्रांच को। बट बहुत बार ऐसा दिक्कत आ जाता है, जैसे मान लो ये हमारा ईयर एंड है 31 मार्च, ये हमारा ईयर एंड कितना है, ये 31 मार्च है, और हम लोग यहाँ पर ना मान लो 28 मार्च को गुड्स हम लोग भेज दिए थे, और ये मिला है 3 अप्रैल को। कब मिला ये मिला 3 अप्रैल को। अब जो हमारा अकाउंट्स हम लोग मिलाने बैठेंगे वो किस दिन बैठेंगे, हम लोग मिलाने बैठेंगे 31 मार्च को। तो वहां पर मान लो अगर एचओ सेंड किया था, एचओ क्या बोलेगा, अरे हम तो गुड्स सेंड कर दिए थे, ठीक है, बट ब्रांच बोलेगा हमको तो मिला ही नहीं अभी तक। तो क्या दोनों का अकाउंट्स मैच होगा, नहीं, दिक्कत शुरू होगा। तो क्या होता है पता है, जो भी सेंड कर दिया है वो तो वापस से एंट्री नहीं करने वाला इस चीज को लेकर अभी बैठकर, क्योंकि वो तो एंट्री कर चुका है पहले। जैसे मान लो अगर मान लो हेड ऑफिस भेजा था, हेड ऑफिस का एंट्री करेगा, हेड ऑफिस एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, वो तो एंट्री कर चुका है, वो एंट्री को रिवर्स नहीं करने वाला बैठकर।
लेकिन पता है ब्रांच क्या करता है, ब्रांच बोलता है अच्छा ऐसा बात है तो हम एक काम करते हैं, हम लिख के रखते हैं कि आपने गुड्स हमको भेजा और अभी तक नहीं मिला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ। बट ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट वही रिकॉर्ड करेगा जिसको मिलना है, जो भेजा है वो एंट्री नहीं करेगा। तो यहाँ पर समझो क्या हुआ है, यहाँ बोल रहा है गुड्स सेंट बाई एचओ टू ब्रांच 25,000 बट नॉट येट रिसीव बाय द ब्रांच, इसका एंट्री ब्रांच करेगा, मैंने एंट्री कर दिया ऑलरेडी भाई, मैं अलग से एंट्री नहीं कर रहा इसके लिए। तो एचओ बोलेगा यहाँ पर नो एंट्री, वो कुछ एंट्री यहाँ पर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो भेज चुका था बुक, वो भेज चुका था गुड्स, वो एंट्री नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्लियर है क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, pass necessary journal entries in the books of an independent branch of a business entity to rectify or adjust the following। मतलब यहाँ पर हम लोग को ब्रांच के बुक्स में हम लोग को एंट्री करना है, हम लोग को ब्रांच के बुक्स में एंट्री करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है इनकम है 2800 का, एलोकेट हुआ है ब्रांच को बाय हेड ऑफिस बट नॉट रिकॉर्डेड इन द ब्रांच बुक्स, हम लोग लिखे ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हेड ऑफिस से पैसा मिलने वाला है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू इनकम दिखाए थे ना 2800 रुपए का, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू इनकम दिखाया था हम लोग 2800 रुपए का, इसको काटो यहाँ पर। ठीक है, फिर बोलता है ब्रांच पे किया 3,000 एज सैलरी टू एचओ मैनेजर, तो एचओ का खर्चा था ये, एचओ को लिखना चाहिए था। गलती क्या हुआ है, बट द अमाउंट पेड हैज बीन डेबिटेड बाय द ब्रांच टू सैलरी अकाउंट, उससे खुद के सैलरी में डाल दिया ब्रांच ने, गलती करा है। तो टू सैलरी करना पड़ेगा और एचओ से पैसा लेना पड़ेगा, एचओ अकाउंट डेबिट टू सैलरी करेगा यहाँ पर 3,000 रुपया। क्लियर है? Branch incurred traveling expense of ₹5,000 on behalf of other branches. This was not recorded in the books of branch। अब देखो यहाँ पर ना आगे चल के अभी इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन आएगा, फिर मैं समझाऊंगा, अभी ये क्या है, फिलहाल अभी इग्नोर करो, ठीक है ना, छोड़ दो अभी। A remittance of 1,50,000 sent by the branch has not received by the head office on the date of reconciliation of account। reconciliation कब होता है हमारा, 31 मार्च को हम लोग करना पड़ता है बैठकर, जो भी हमारा 31 दिसंबर जो भी हमारा ईयर एंड होगा उस दिन बैठकर हम लोग को अकाउंट्स मिलाना होता है। ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है अभी, रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, अभी आप समझो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग बोल रहे देखो 1,50,000 भेजा था, कौन भेजा था, ये ब्रांच भेजा था। किसको भेजा था, एचओ को भेजा था, ब्रांच तो भेज चुका है। अब मिलने का एंट्री किसको करना था, एचओ को। तो ट्रांजिट का एंट्री कौन करेगा, एचओ करेगा। हम लोग किससे बुक से बना रहे हैं, हम लोग ब्रांच, तो ब्रांच यहाँ बोलेगा हम कोई एंट्री नहीं कर रहा भाई यहाँ पर बैठकर, आज हम कोई एंट्री यहाँ पर नहीं कर रहा। क्लियर ना? नेक्स्ट, हेड ऑफिस एलोकेट किया है 75,000 टू द ब्रांच एज हेड ऑफिस एक्सपेंसेस विच हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच, हम लोग अभी तक लिखे ही नहीं है। हेड ऑफिस क्या किया, मान लो कॉमन कुछ एक्सपेंडिचर किया होगा 12-15 लाख रुपया, हर ब्रांच को वो बांट रहा पैसा, किससे किससे कितना कितना होगा, तो 75,000 हमारे हिस्से में भी आया, तो हम लोग खर्चा लिखना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, बट टू कैश बैंक लिख सकते हैं क्या हम लोग, नहीं सर नहीं लिख सकते टू कैश बैंक, तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, टू हेड ऑफिस। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 75,000। हेड ऑफिस कलेक्टेड 30,000 डायरेक्टली फ्रॉम अ ब्रांच कस्टमर, अब वो ब्रांच कस्टमर से ले लिया पैसा, तो ब्रांच क्या बोलेगा, टू डेटर्स, डेटर्स तो मेरा घट गया बट पैसा मुझे नहीं मिला है, हेड ऑफिस से ले लेंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ठीक है ना, द इंटीमेशन ऑफ द फैक्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ब्रांच ओनली नाउ नॉट रिकॉर्डेड टिल नाउ, तो एंट्री कर लो आप, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर लो आप एंट्री, है ना, डन क्या। मतलब गुड्स डिस्पैच बाय द हेड ऑफिस अमाउंटिंग टू ₹10,000 बट नॉट रिसीव बाय द ब्रांच टिल द डेट ऑफ रिकंसिलिएशन, द गुड्स हैव बीन रिसीव सब्सिक्वेंटली, बाद में हम लोग गुड्स मिल गया। बट एक बात बताओ, यहाँ पर गुड्स भेजा कौन था, सर यहाँ भेजा था हेड ऑफिस, किसको मिलना था, तो सर यहाँ मिलना था ब्रांच को, तो ब्रांच करेगा ना एंट्री अब ट्रांजिट का, तो ब्रांच बोलेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 10,000 रुपया। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर रिकंसिलिएशन, है ना, रिकंसिलिएशन हम लोग को यहाँ पर करना है। ये क्या होता है समझो, ये यहाँ पर दिया हुआ इनकॉर्पोरेशन, बट वो क्या होता है समझो पहले अभी आप। स्टेप 1 देखो, इसमें क्या हमारा रिकंसिलिएशन। ठीक है, अब देखो हमें करना है क्या, यहाँ पर ये हमारे पास तो ट्रायल बैलेंस आ गया, हमारे पास तो ट्रायल बैलेंस आ गया, है ना। हम लोग को क्या करना है अब, हम लोग को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना है ब्रांच का अकाउंट अपने अकाउंट के साथ, और पूरा एंटिटी एज ए होल का हम लोग को बताना है कितना क्या इनकम या फिर नुकसान, जो भी फायदा नुकसान जो भी हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। सबसे पहला काम होता है यहाँ पर रिकंसाइल करना अकाउंट्स को। सर रिकंसाइल मतलब बीआरएस का बात चल रहा है क्या, तो रिकंसाइल का मतलब होता है मिलाना। वहाँ क्या करते थे हम लोग का जो बैंक बैलेंस आता था एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, हम लोग उसको मिलाते थे। यहाँ पर क्या मिलाना समझो, मैं बोलता हूँ मान लो ये एचओ का बुक्स है
ये एचओ का बुक्स है और ये ब्रांच का बुक्स है ना। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ डेबिट क्रेडिट, इनका भी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ डेबिट क्रेडिट। ब्रांच जो है अपने बुक में बोलता है कि हेड ऑफिस जो है वो क्रेडिट है 10,000 रुपया। इसका मतलब क्या है, ब्रांच ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हमको 10,000 रुपया देना है अभी हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस में से पाता है पैसा। बट यहाँ पर हेड ऑफिस जो है अपने बुक्स में क्या लिख रखा पता है ब्रांच को, वो बोल रहा है हमको 22,000 रुपया लेना है, डेबिट है 22,000। अब तो क्या लग रहा है आपको, दिक्कत शुरू हो गया यहाँ पर। हाँ सर दिक्कत तो शुरू हो गया, तो फिर क्योंकि यहाँ पर ब्रांच बोल रहा है मुझे देना खाली 10,000 रुपया ही है, बट हेड ऑफिस क्या बोल रहा है, मुझे ब्रांच से लेना 22,000 रुपया। अब हम लोग को रिकंसाइल करना पड़ेगा ये 12 का डिफरेंस क्यों आ रहा है। जब हम लोग लेकर बैठे सब कुछ यहाँ पर, जब मिलाना शुरू किए तो हम लोग को पता चला कि दो ट्रांजेक्शन का एंट्री अभी भी नहीं हुआ है। क्या क्या सर, एक तो देखो हेड ऑफिस गुड्स सेंड किया था 7,000 रुपया का, किसको, हेड ऑफिस गुड्स सेंड किया था 7,000 रुपया का ब्रांच को, और अभी तक ब्रांच को मिला नहीं तो ब्रांच एंट्री नहीं किया है। बट अब ब्रांच को पता चला तो ब्रांच क्या बोला कि हाँ एंट्री तुमको करना पड़ेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 2HO। जैसे ही वो बोला 2HO, एचओ और क्रेडिट हो गया मान लो 7,000 रुपया। तो अब वो बोल रहा है ब्रांच मेरे से, मैंने ब्रांच बोलता है हेड ऑफिस मेरे 17,000 रुपया पाता है मेरे से। बट अभी भी हेड ऑफिस क्या बोल रहा है, हम तो 22,000 पाते हैं भाई। फिर और एक एंट्री दिखा, जो ब्रांच है ना ब्रांच, वो 5,000 रुपया सेंड किया है किसको, एचओ को, वो अभी तक मिला नहीं है। तो देखो ब्रांच से एंट्री कर चुका अपने पास, वो वापस से एंट्री तो वो नहीं करेगा, इसके लिए एंट्री करेगा एचओ। एचओ क्या बोलेगा कि हमको पैसा मिलने वाला है कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, तो वो ब्रांच को क्रेडिट करेगा 5,000। जैसे ही वो ब्रांच को करेगा क्रेडिट 5,000, 22,000 डेबिट था, वो कितना बच गया, वो 17,000 बच गया डेबिट। अब देखो ये मैच कर रहा है, अब आप अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट आप कर सकते हो। अब आप अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट आप कर सकते हो। आपको सबसे पहला काम आपका क्या होता है, यहाँ पर ये मिलाना कि दोनों का अकाउंट्स मैच तो कर। सबसे पहले आप ये चेक कर लो, अगर ब्रांच बोलता है कि मेरे को इतना रुपया देना है तो हेड ऑफिस इतना ही बोलना चाहिए, इतना ही मेरे को लेना है ना। पर ध्यान रहे ये एंट्री करेगा कौन, ये एंट्री वही करेगा जिसको मिलना बाकी था, जो भेज दिया था वापस से वो एंट्री नहीं करेगा, है ना। तो बोलता है क्या, स्टेप 1 इसमें क्या हमारा रिकंसाइल करना है हेड ऑफिस और ब्रांच का बैलेंसेस इन रिस्पेक्टिव बुक्स। एंटिटी शुड जनरलाइज, एंट्री शुड बी जनरलाइज्ड वेयर रिकंसिलिएशन इज रिक्वायर्ड, फॉलोइंग टू एडजस्टमेंट्स मे बी देयर। क्या क्या, गुड्स इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट। अगर देखो गुड्स इन ट्रांजिट रहा, गुड्स सेंड किया था एचओ बट नहीं मिला अभी तक ब्रांच को, तो एचओ वापस से कोई एंट्री नहीं करने वाला, ब्रांच करेगा जीआईटी अकाउंट डेबिट टू एचओ, और ये बस उल्टा किया हुआ यहाँ पर और कुछ नहीं। सेम गोज विथ कैश इन ट्रांजिट, ठीक है ना। और मैं आपको कोई एक एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई एक सम में दिखाता हूँ मैं आपको ये चीज। जैसे ये देखो, एसेट इनकॉर्पोरेशन प्रेजेंट कर रहा है एक फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हमारे पास दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, टू द एचओ। तो यहाँ पर हेड ऑफिस हो गया है एट न्यू दिल्ली, तो हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, ठीक है। मान लो कि ब्रांच होगा इनका जगह पे, उसमें से एक ब्रांच जो है वो अपना ट्रायल बैलेंस भेजा है, जिसमें वो दिल्ली हेड ऑफिस को डेबिट दिखा रहा है 6,480। वो बोल रहा है मुझे एचओ से ही पैसा लेना है 6,480। बात समझ में आ रहा है क्या, वो बोल रहा है मुझे एचओ से लेना है पैसा 6,480 रुपया, ठीक है। तो एचओ क्या बोलेगा, मुझे ब्रांच को देना है 6,480। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर बोलता है क्या, ब्रांच अकाउंट ऑन एचओ बुक्स एज ऑन इतना स्टूडेंट 920 डेबिट। वो बोल रहा है मुझे 920 लेना है ब्रांच से। अब हो गया खेला, ये बोल रहा है मुझे 6,480 लेना है, वो बोल रहा है मुझे 920 लेना है। डिफरेंस पता है कितना हो गया, डिफरेंस हो गया यहाँ पर 6,480 प्लस 920, 7,400 का। 7,400 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है सर। 7,400 कैसे हुआ सर, 6,480 माइनस 920 होगा ना, ए भाई नहीं, एक तो 6,480 ये देने का बात ही नहीं कर रहा है, बोला 920 मुझे लेना है, सही मारा, मैं 7,400 का डिफरेंस है यहाँ पर। अब ये डिफरेंस क्यों आया, तुम लोग आगे पढ़ते हो और क्या लिखा है यहाँ पर, बोलता है 31/3/22 को एचओ फॉरवर्ड किया था गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 5,000 टू द ब्रांच विच आर रिसीव्ड ऑन 3rd जुलाई। वो मिला ही नहीं है गुड्स उसको अभी तक। तो ये एंट्री कौन करेगा, एंट्री बैठ का ब्रांच करेगा, ब्रांच अपने बुक्स में क्या करेगा, उसको गुड्स मिलना था तो वो एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ, कितना, 5,000। कितना करेगा वो, 5,000। और जैसे ही वो ये एंट्री पास करेगा, यहाँ पर 6,480 में जो
डेबिट दिख रहा है, यहाँ 5,000 क्रेडिट होते ही 1,480 का डेबिट बच जाएगा। 1,480 का डेबिट बच जाएगा। ओके सर, समझा, मैं समझा। फिर यहाँ क्या बोलता है, अ कैश रेमिटेंस ऑफ ₹2400 बाय द ब्रांच ऑन 29 मार्च 22 वॉज रिसीव बाय द एचओ ऑन 2 अप्रैल 2022। कैश रेमिटेंस हुआ 2400 रुपए का, ब्रांच भेजा था, इसका एंट्री तब कौन करेगा, इसका एंट्री करेगा हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या बोलेगा, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट ब्रांच टू ब्रांच कितना, 2400 रुपया। ये एंट्री होते ही इसको बुक में 920 का डेबिट था, 2400 माइनस करेंगे, 1480 का हो जाएगा क्रेडिट। हाँ अब देखो मैच कर रहा ना, ये बोल रहा है मुझे 1480 लेना है और एचओ बोल रहा है मुझे 1480 देना है। अब जाके मैच हुआ। अब आगे हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स इसका बना सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर आप बोलता है क्या, देखो अपने को, सो द इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एचओ शोइंग सेपरेट ब्रांच ट्रेडिंग एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच बैलेंस शीट आल्सो इन द एचओ बुक्स। तो हमारा यहाँ पर अब हम लोग क्लोज कर सकते हैं, चीज़ों को बना सकते हैं हम लोग अब। लेकिन अगर हम लोग को यही नहीं पता होता कि पहले कि ये दोनों डिफरेंस क्यों आ रहा है और दोनों मैच ही नहीं करा पाते, तो आगे हम लोग नहीं बढ़ पाते हम लोग आगे, ठीक है। अब तो क्या होता है, जब आपको ये मैच ये हो गया ना, अब आपको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है यहाँ पर। अब कैसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं। इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है, हम लोग सारा एसेट ब्रांच से भेज देते हैं एचओ में, सारा लाइबिलिटी भेज देते हैं एचओ में, इनकम एक्सपेंस भेज देते हैं एचओ में। सर एक ही उठा के भेजेंगे सच में, नहीं भाई सच में नहीं भेजना, अपने को अकाउंट्स में सा शो करते हैं हम लोग। तो समझो अगर मान लो यहाँ पर एचओ बोल रहा है कि मुझे एसेट्स मिल रहा है, तो बोलेगा एसेट अकाउंट डेबिट, किससे मिल रहा है एसेट, ब्रांच से, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अगर वो लाइबिलिटी ले रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ेगा उसका अपना, टू लाइबिलिटी किससे ले रहा है, ब्रांच से, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। वैसे इंकॉर्पोरेट करेगा प्रॉफिट और लॉस, अगर वो प्रॉफिट ले रहा है तो क्या बोलेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच से प्रॉफिट टू डेबिट टू जनरल पीएल। जनरल पीएल का मतलब क्या होगा, ऐसा सारा ब्रांचेस का प्रॉफिट ले लेकर हम लोग एक पीएल सबका बनाएंगे हम लोग, तो बोले जनरल पीएल सब उसमें ट्रांसफर करेंगे, और लॉस हुआ तो एंट्री रिवर्स कर देंगे। अब क्या देखो ये होता है डायरेक्ट प्रॉफिट या लॉस को इसने ले लिया, हो सकता है यहाँ पर आपसे बोले फुल इंकॉर्पोरेशन करो, मतलब एक एक एक्सपेंस ट्रांसफर करवाओ, एक एक इनकम ट्रांसफर करवाओ, तो वैसे ही एचओ को एक एक एक्सपेंस मिलेगा, फिर एक एक इनकम मिलेगा। तो अगर मान लो एक एक एक्सपेंस उठाकर अगर लेगा ना, तो पता क्या बोलेगा, वो बोलेगा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, वो सारा जितना खर्चा वो सबको यहाँ पर दिखाएगा, जितना भी एक्सपेंसेस है ब्रांच का। रिवर्स कर दो जितना क्रेडिट आइटम है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, मतलब समझो ये ऐसा मानना आप कि ये खर्चा आप ही का था, खर्चा कर कौन दिया, ब्रांच कर दिया, आपको उसको देना पड़ेगा, ऐसा दिखाओ आप। तो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, फिर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग, आप रिवर्स कर दो वो एंट्री। सेम हम लोग फिर ट्रेडिंग से पीएल ट्रांसफर करेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जो भी रहेगा, फिर वैसे ही हम लोग पीएल का आइटम भी हम लोग उठाएंगे, एक एक करके हम लोग को दिखाना पड़ेगा। वही देखो यहाँ पर सम में पूछा भी था इस हुआ सम में कि आपको एक एक करके दिखाना है, बोला देखो यहाँ पर बोला ना सेपरेट, कहाँ गया सम, ये रहा, बोला ना सेपरेट आपको ब्रांच ट्रेडिंग आपको यहाँ पर दिखाना है, ब्रांच पीएल सेपरेट आपको यहाँ पर दिखाना है। तो पता क्या करेंगे हम लोग, जितना भी ब्रांच में ट्रेडिंग का आइटम है, जैसे यहाँ पर जो ट्रेडिंग में जाएगा एक्सपेंसेस, स्टॉक ये जाएगा आपका एक्सपेंस, है ना, फिर परचेस ये जाएगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ ये जाएगा, ये आपका तीनों ट्रेडिंग का आइटम है, कितना हो रहा है 12, 35, 600, 47,600 प्लस 18,000, 65,600 रुपया हम लोग ट्रांसफर करेंगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ऐसे दिखा देंगे। फिर वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या बताएंगे, हम देखो सेल्स है अपने पास, है ना, सेल्स है, गुड्स सप्लाई किया चो को ये भी दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो भी दिखाएंगे, ये सब कुछ हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, हम लोग ट्रांसफर करेंगे इसको हम लोग ब्रांच में, इस तरह से दिखाएंगे हम लोग। वैसे पीएल का आइटम उठाएंगे, बट देखो एग्जाम पर्पस के लिए मैं अगर बोलूँ तो इसमें जो रिकन्सिलेशन तक का चीज़ था ना, वही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है आपके लिए, वही इंपॉर्टेंट है रिकन्सिलेशन तक का चीज़। ये पूरा इनकॉर्पोरेशन वाला चीज़ ब्रांच का हम लोगों से नहीं पूछता जनरली अपने में, ठीक है ना। यहाँ पर जो डिपेंडेंट ब्रांच है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी तक जितना पढ़े इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था। जनरल एंट्री जो हम लोग सम नंबर 1 और 2 हम लोग की वो पूछता है, रिकन्सिलेशन का एंट्री आपसे पूछ सकता है, और इसके बाद यहाँ फुल इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर नहीं पूछता, इसलिए मैं पूरा डिस्कस नहीं करने जा रहा। अगर आपको सम्स ऐसे देखना है तो मैंने क्यू एंड मैथन में करा रखा, आप वहाँ पर एक बार आप देख लें उसको, ठीक है ना। अभी हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं आगे हम लोग का अपने फॉरेन ब्रांच पे, इसके बाद ना आएगा हमारा यहाँ पर फॉरेन ब्रांचेस, ठीक है, वहाँ पर मैं डायरेक्ट आता हूँ यहाँ पर फॉरेन ब्रांचेस।
ठीक है। और ये सब क्या एंट्री सर, ये सब जो छोड़ के हम लोग आए, ये वही एंट्री जैसे वहां पर हम लोग एंट्री किए ना, एचओ को मिल रहा है तो यहाँ दिखाएगा ब्रांच अपने पास से भेज रहा है ना, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, मतलब ब्रांच अपने पास से यहाँ पर सब भेज रहा है, एसेट भेज रहा है, लाइबिलिटी पे सब कुछ भेज रहा है, ऐसा दिखाना और कुछ नहीं। ठीक है सर। चलो आ जाओ फॉरेन ब्रांच समझो यहाँ पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर, मान लो यहाँ पर मैं बैठा हुआ, मान लो मुंबई में, मुंबई में मेरा एचओ है, और जो मेरा ब्रांचेस है वो मान लो इंडिया के बाहर है, लेट यूएस में कोई मेरा ब्रांच है। तो अब जो वहां पर ट्रायल बैलेंस जो बनेगा वो तो यूएस डॉलर में बनेगा, वो तो यूएसडी में बनेगा ना। अब दिक्कत यह है कि जब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तो मेरा जो प्रेजेंटेबल जो करेंसी है, मेरा जो प्रेजेंटेशन जो करेंसी है वो तो आईएनआर है, वो तो इंडियन रुपीस है। ऐसे तो होगा नहीं कि हम पूरा दिखाए सेल्स मान लो अपना सब मिलाकर 50 लाख प्लस $300, ये तो सही होगा नहीं इस तरह से। सबसे पहला काम पता क्या होता है, जब भी आपको यहाँ पर फॉरेन ब्रांच आपको दिखे तो आपको AS11 को अप्लाई करके आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आईएनआर में, आपको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप कन्वर्ट करने जाओगे तो आपको ना क्या क्या देखो मिल सकता है, आपको मिल सकता है फिक्स एसेट्स, इस पे डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो ये सब जो भी रहेगा ना, फिक्स एसेट हो, इन्वेस्ट डिप्रिसिएशन हो, इन्वेस्टमेंट हो, ये सब जो भी आपका परचेस का डेट रहेगा उसी पे हम लोग को यहाँ पर दिखाना है। जैसे मान लो सर कन्वर्ट करना हम लोग को, सर बोलता है हम लोग परचेस किए थे $5000 में फिक्स एसेट, और जिस दिन परचेस किए थे उस दिन का रेट था मान लो ₹80, तो ये क्या होगा, अब ये हम लोग बोलेंगे 4 लाख रुपए आपको यहाँ पर दिखाना है, रुपीस में आपको 4 लाख रुपया दिखाना है और कुछ नहीं। और यही परचेस डेट का रेट भी डेप्रिसिएशन में लगेगा, यही परचेस डेट का रेट भी हमारा डेप्रिसिएशन में भी लगेगा। इसके अलावा हमारे पास करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटी, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब हो सकता है। जितना भी आपके पास करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटी, क्लोजिंग स्टॉक ये सब है ना, इन सब के लिए आपको क्लोजिंग रेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लोजिंग रेट मतलब सर 31 मार्च, 31 दिसंबर, जो भी हमारा क्लोजिंग डेट है उस दिन का रेट जो रहेगा हम लोग को वो अप्लाई करना पड़ेगा कन्वर्जन के लिए। इसके अलावा जितना भी आपके पास इनकम एंड एक्सपेंसेस है, याद रखना एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऊपर कवर हो चुका है यहाँ पर, एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, ये सबको हम लोगों को ना एवरेज रेट पे कवर करना पड़ता है, मैंने कन्वर्ट करना पड़ता है। सर एवरेज रेट क्यों, देखो एवरेज रेट यहाँ पर नहीं बोला हुआ, अगर आप पढ़ोगे ना ढंग से AS11 वहाँ बोला है क्या पता है कि आपको पता है क्या लेना है, आपको लेना है यहाँ पर एग्जैक्ट रेट, जो जो एक्सपेंस जिस दिन हुआ, जो जो इनकम जिस दिन हुआ है। बट यहाँ पर अब पॉसिबल है नहीं हम लोग को पूरा पूरा बैठ के कन्वर्ट हम लोग करते फिर है ना एक एक दिन का रेट लेकर, तो बोलता है क्या, ऑन एन एवरेज जो रेट था पूरे साल आपको बोल लेके यहाँ पर कर देना है। अगर मान लो आपके पास ओपनिंग स्टॉक अगर दिख रहा है तो उसको आपको ओपनिंग रेट पे दिखाना है। और इसके अलावा एचओ और ब्रांच के बीच का इतना ट्रांजेक्शन होगा उसको कोई रेट पे आपको कन्वर्ट नहीं करना है, एक्चुअल डेटा आपको सम में बताया रहेगा, आपको उसी पे कन्वर्ट करके दिखा देना है। अब कैसे क्या होगा, एक काम करते रहो, हम लोग एक सम के थ्रू देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक सम के थ्रू हम लोग देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो आपको यहीं पे फॉरेन ब्रांच का आपको सम दिया रहेगा, ये रहा, होता है एसएस टेक्सटाइल लिमिटेड हैव अ ब्रांच इन ऑकलैंड न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर क्या चलता है, यहाँ चलता है एनजेड डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच एज ऑन 31 मार्च 2022 was एज गिवन बिलो। हेड ऑफिस अकाउंट जो है यहाँ पर 18,000 रुपया क्रेडिट है एनजेड डॉलर में। अब देखो हेड ऑफिस अकाउंट है, अब हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, इन सब का हम लोग क्या करना बताओ, ये सब जो भी रहेगा हेड ऑफिस अकाउंट वगैरह जो रहेगा ये हम लोग को एक्चुअल डेटा दिया रहेगा, तो ये एक्चुअल पे ये कन्वर्ट होगा, है ना, ये एक्चुअल पे कन्वर्ट होगा। सेल्स हमारा एवरेज पे जाएगा। गुड्स फ्रॉम एचओ, फिर से ये एचओ से आया होगा तो एचओ एचओ बताएगा हम लोग कितना रुपया लिख रखा है वो, तो वही हम लोग दिखा देंगे। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट करना है। ऑफिस फर्नीचर जो परचेज डेट रहेगा उस पर कन्वर्ट करना है। कैश, बैंक, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग तीनों ही एसेट लाइबिलिटी का पार्ट है, तीनों ही एसेट लाइबिलिटी का पार्ट है। ये किस पे जाएगा, ये जाएगा क्लोजिंग रेट पे। सैलरी, टैक्स, इंश्योरेंस, रेंट, ये तीनों किस पे जाएगा, एवरेज रेट पे। और डेटर जाएगा क्लोजिंग रेट पे। क्लियर ना, क्या बोलते हैं देखो, द ब्रांच अकाउंट इन द हेड ऑफिस सोड, इन द हेड ऑफिस सोड और डेबिट बैलेंस ऑफ 13,20,000 रुपया। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग भी क्रेडिट दिखा देंगे 13,20,000 रुपया। हम लोग कन्वर्जन का रूल अपने यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे अलग से।
गुड सेंट टू ब्रांच जो दिखाया हुआ वो दिखाया हुआ 80 लाख रुपए, ठीक है सर, हम भी लोग यहाँ पर 80 लाख दिखा देंगे यहाँ पर हम लोग। अब बाकी और चेक करते हैं। बाकी ऑफिस फर्नीचर जो परचेज हुआ था ना, वो उस दिन का रेट था 80 रुपया, $1 NZ का। तो हम लोग का जो ऑफिस फर्नीचर था वो 80 रुपया पे कन्वर्ट होगा, ठीक है सर। फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट बताता है क्या, ओपनिंग रेट में था 88, क्लोजिंग रेट में था 92, और एवरेज है 90। अगर नहीं बताया, अगर एवरेज तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से निकाल लेंगे, है ना, ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब आप लगाओ सबको यहाँ फॉर्मूला, देखो यहाँ पर सेल्स एवरेज, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट, कैश बैंक एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग रेट, सैलरी टैक्सेस रेंट एवरेज रेट, डेटर्स क्लोजिंग रेट। बस आपको कन्वर्ट करना है। जब आप कन्वर्ट करते फिरोगे ना, जब कन्वर्ट करते बैठोगे आप, पता है उस समय कुछ बैलेंस आ सकता है, बैलेंसिंग फिगर आ सकता है, डेबिट या क्रेडिट कहीं पे भी। अगर देखो डेबिट में आया तो एक्सचेंज डिफरेंस, क्रेडिट में आया तो भी एक्सचेंज डिफरेंस, डेबिट आया तो नुकसान, क्रेडिट आया तो फायदा, वो जाएगा पीएल में। क्लियर है ना। तो आप देखो यहाँ पर सबको कन्वर्ट किया गया और कुछ नहीं। सेल्स 90 पे, ओपनिंग स्टॉक 88 पे, ऑफिस फर्नीचर 80 पे, कैश बैंक एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 92 पे, इस सबको कन्वर्ट किया गया। और जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस हम लोग 21,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए यहाँ पर डेबिट में, ये लॉस हुआ। एक बार देखो ये बन गया ना, अब चीज़ बहुत आसान हो गया। अब सेल्स कहाँ दिखाते हो बताओ आप, ट्रेडिंग में। अब दिखाओ आप सेल्स इंडियन रुपीस में। आप बताओ यहाँ पर गुड्स फ्रॉम एचओ क्या दिखाते हो आप, ट्रेडिंग में दिखाते हो टू गुड्स फ्रॉम एचओ, आप दिखाओ यहाँ पर। बहुत आसान हो गया चीज़, अब उसी को लेकर फाइनल अकाउंट आपको बनाना है। अब देखो आगे चल के बोलता है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी था यहाँ पर $9,000 का, तो क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होगा ये 92 पे, और ये ट्रेडिंग के बाई में भी जाएगा क्रेडिट साइड में, और हमारे पास ये एसेट में भी जाएगा, है ना, करंट एसेट में भी जाएगा ये। तो यहाँ पे देखो दिखाया हुआ अपने पास, है ना, यहाँ ब्रांच अकाउंट मांगा, बैलेंस शीट मांगा नहीं है, तो वो दिखाते हम लोग वो भी एसेट, ठीक है। कर पाओगे इस तरह से, है ना। अब आओ इसका एक बार थोड़ा पढ़ते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ नोट्स में, और नोट्स पढ़ते हैं एक बार यहाँ पर। होता है क्या, if branch is outside India then such branch is called foreign branch, following steps are applied for foreign branch। रिकनसाइल करना आपको हेड ऑफिस अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट इन द रेस्पेक्टिव बुक्स यूजिंग देयर करेंसी। तो हो सकता है हमारा रिकनसाइलेशन नहीं हुआ होगा, तो पहला काम तो यही करेंगे हम लोग, ठीक है। उसका जैसे ही हो जाएगा ये, हम लोग कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को आईएनआर में, और प्रिपेयर करना फिर हम लोग को ब्रांच का फाइनल अकाउंट फ्रॉम द कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। देखो जनरली आपको ये स्टेप यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको स्टेप 2 और 3 ही बनाना पड़ सकता है अगर बनाना बोला तो भी। रूल ऑफ कन्वर्जन क्या है, ये S11 में दिया हुआ क्या, फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, ये सब हमारा जो परचेस जिस दिन किया उस दिन का रेट पे कन्वर्ट होगा। करंट एसेट करंट लायबिलिटी लोन क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ये सब क्लोजिंग रेट पे जाएगा। इनकम एक्सपेंसेस डिप्सन को छोड़े, क्यों कि तो यहाँ पर कवर हो गया ना, वो जाएगा एवरेज रेट पे। ओपनिंग स्टॉक जाएगा ओपनिंग रेट पे। ट्रांजेक्शन ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच वो रेफर करना पड़ेगा हम लोग को एक्चुअल बैलेंसेस, ठीक है ना। और कुछ भी अगर डिफरेंस इन दोनों के बीच अगर आ गया तो उसको कहाँ डालेंगे, उसको हम डालेंगे हम लोग पीएल में, फायदा नुकसान दिखाकर। और देखो अगर फॉरेन हेड ऑफिस अगर हुआ ना, तो सेम आपको अप्लाई करना, वहां पता है क्या होगा, वहां पर जैसे मान लो मैं बोलता हूँ क्या कि 10 लाख रुपया अगर है, तो आपको कन्वर्ट करना है, और 100 का रेट चल रहा है, तो आपको कितना डॉलर निकालना है, आप क्या बोलोगे यहाँ पर, आप $10,000 होगा यहाँ पर, आपको इस तरह से दिखाना है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है एक सम यहाँ पर, उसको लेकर भी यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सोल्यूशन इसका अवेलेबल है, ठीक है ना। चलो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है यहाँ पर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। वो क्या बताओ यहाँ पर, इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन। देखो इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट ये हमारा कोलकाता ब्रांच है, और ये बीच में हमारा और एक ब्रांच है हम लोग दिल्ली ब्रांच, ठीक है। और भी बहुत सारा ब्रांचेस है, दो ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। मान लो कोलकाता ब्रांच जो है ना, वो गुड्स भेजा है किसको, दिल्ली को। तो कोलकाता ब्रांच नॉर्मली अपने पास वो क्या दिखाना चाहिए, उसको उसको बोलना चाहिए देखो हम लोग गुड्स सेंड किए टू, गुड्स सेंड टू दिल्ली ब्रांच, और हम लोग दिल्ली ब्रांच से पैसा मांगेंगे, तो हम लोग बोले दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू दिल्ली ब्रांच, ये हम लोग को बोलना चाहिए। दिल्ली ब्रांच क्या बोलेगा, दिल्ली ब्रांच बोलेगा देखो मेरे को गुड्स तो मिला है, गुड्स रिसीव फ्रॉम कोलकाता ब्रांच टू, हम लोग को पैसा देना पड़ेगा कोलकाता ब्रांच को, ये दिखाना चाहिए उसको। बट पता है क्या होता है, अगर इस तरह से होते रहा ना, हेड ऑफिस को पता तक नहीं चलेगा ब्रांचेस अपने बीच में क्या कर रहा है, हेड ऑफिस को पता नहीं चल पाएगा कि ब्रांच क्या कर रहा है अपने में। तो ब्रांच के ऊपर कंट्रोल बना रहे,
ये जो ब्रांचेस है इन लोग के ऊपर कंट्रोल बना रहे, इसलिए पता क्या होता है, हेड ऑफिस बोलता है तुम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन डायरेक्ट नहीं दिखाओगे। मतलब किसी भी एक ब्रांच के बुक में दूसरा ब्रांच डेबिट क्रेडिट नहीं होगा भी। तो ये तो दिक्कत हो गया फिर तो। ये दिक्कत ये हो गया, हमको तो पैसा लेना है दिल्ली ब्रांच से, हम तो करेंगे दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट, बट नहीं, तुम पैसा हमसे मांगेगा, तुम पैसा हमसे मांगेगा, एचओ से मांगेगा, एचओ दिल्ली ब्रांच से पैसा मांग के तुमको देगा। अच्छा, तो ये बोलना चाहता है कि भले ही डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है कोलकाता और दिल्ली ब्रांच में, बट इसको रूट कराना पड़ेगा एचओ के थ्रू। मतलब सर ऐसा है क्या, पहले गुड्स भेजेंगे एचओ को और एचओ भेजेगा दिल्ली को? ए भाई ना, ऐसा नहीं है। आप गुड्स डायरेक्ट दिल्ली ब्रांच को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अकाउंट्स में आप ऐसा दिखाओ कि पहले ये हेड ऑफिस को गया था और हेड ऑफिस क्या करेगा, यहाँ दिल्ली ब्रांच को भेजा, ये दिखाएगा। तो नॉर्मली पता है क्या होगा, पता है क्या बोलेगा हेड ऑफिस और क्या बोलेगा अलग अलग ब्रांचेस? कोलकाता ब्रांच यहाँ बोलेगा कि देखो हम तो गुड्स भेज दिए, टू गुड्स सेंट, बट हम तो दिल्ली ब्रांच को डेबिट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एचओ मना किया है। तो हम किससे मांगेंगे पैसा? हम एचओ से मांगेंगे। तो एक काम करते हैं, हम एचओ को डेबिट कर देते हैं, टू गुड्स सेंट टू दिल्ली ब्रांच। हम एचओ को डेबिट कर देते हैं, हम एचओ से मांग लेंगे पैसा। और दिल्ली ब्रांच क्या बोलेगा, मुझको गुड्स मिल रहा है, गुड्स रिसीव फ्रॉम कोलकाता ब्रांच टू, ये जो है यहाँ पर टू कोलकाता ब्रांच से बोल नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है, एचओ मना कर दिया एकदम स्ट्रिक्टली। तो मेरा क्या करेगा, ये बोलेगा एक काम करते हैं हम टू हेड ऑफिस लिख देते हैं, हेड ऑफिस को दे देंगे पैसा, हेड ऑफिस क्या करेगा, दे देगा यहाँ पर कोलकाता ब्रांच को। एचओ क्या बोलेगा इसके लिए, एचओ बोलेगा मुझे पैसा मिलेगा दिल्ली ब्रांच से। अच्छा, मुझे पैसा मिलेगा दिल्ली ब्रांच से, सॉरी, और मैं ये पैसा दे दूंगा किसको, कोलकाता ब्रांच को। तो कोलकाता ब्रांच जो है ना वो मेरे लिए है पेएबल, वो मेरे लिए है पेएबल, और दिल्ली ब्रांच है रिसीवेबल। तो रिसीवेबल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पेएबल ब्रांच, ये एंट्री होगा। अब देखो ऐसा तो अब बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो सकता है, अब तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई एचओ का, बार बार करते बैठेगा तो पता है क्या करता है एचओ, अब कोई ना एक पीरियड वो डिफाइन कर देगा, वो चाहे वीकली हो, फोर्टनाइटली हो, मंथली हो, क्वार्टरली हो, बेस्ड ऑन द ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, कितना ट्रांजेक्शन इन लोग के बीच हो रहा है। जनरली देखना महीना महीना पे ये लोग करता है ऐसा। वो क्या करेगा, एक सीड बनाएगा जिसमें सारा ट्रांजेक्शन दिखाएगा, और नेट में एट द एंड ऑफ द पीरियड बस एक एंट्री पास करेगा जिससे सारा ट्रांजेक्शन का सॉर्टेड हो जाएगा सब कुछ। सो ये कैसे हो सकता है, अभी देखेंगे हम लोग सम के थ्रू, रुको ना कैसे हो सकता है ये। ठीक है, चलो आइए काम करते हैं, पहले हम नोट्स पढ़ते हैं क्या बोला है। अब पढ़ते हैं नोट्स क्या पढ़े यहाँ पर। इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, when one branch of an organization deals with another branch of the same organization, it termed as inter-branch transaction. Generally, branches can deal by their own, वो डील तो अपने से कर सकते हैं, but for control purpose, head office requires that all transaction between branches as considered through head office. बट एक बात ध्यान रखना, सही में ऐसा नहीं हो रहा कि गुड्स हम लोग भेज देंगे एचओ को, एचओ गुड्स भेजेगा दिल्ली ब्रांच को, नहीं ऐसा नहीं हो रहा, बस अकाउंट्स में दिखा रहे हम लोग ऐसा। हेड ऑफिस प्रिपेयर समरी ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, सबका समरी बनाएगा पीरियडिकली, और वो पीरियड वो डिफाइन करेगा खुद वो कितना करना उसको, एंड एक ही जनरल एंट्री लास्ट में पास करेगा। क्या एंट्री पास करेगा वो, रिसीवेबल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पेएबल ब्रांच, रिसीवेबल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पेएबल ब्रांच। ओके, कैसे क्या होगा, एक काम करते हैं और हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन होता है क्या, अ दिल्ली हेड ऑफिस पासिस वन एंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब ये लोग एक एक महीना का पीरियड डिफाइन लोग कर रखे हैं, और हर महीना के एंड में एक एंट्री पास करते हैं, जिससे इन लोग क्या करते हैं ये लोग, टू एडजस्ट द पोजीशन अराइजिंग आउट ऑफ द इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द मंथ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शंस इन मार्च 2017 मेक द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस। ठीक है, अब देखो कितना, सबसे पहले देख लो आप कितना ब्रांच है यहाँ पर, एक कोलकाता ब्रांच है, एक कानपुर ब्रांच है, बस आगे बढ़ते, और यहाँ पटना ब्रांच है, अहमदाबाद ब्रांच है, ठीक है, बस और कोई ब्रांच नहीं दिख रहा, सब बस वही है। तो यहाँ पर चार ब्रांच हो चुका है, कोलकाता, पटना, अहमदाबाद, कानपुर। आप सबसे पहले एक काम करो, इस तरह का आप टेबल बना लो, कोलकाता, कानपुर, पटना, अहमदाबाद।
डेबिट क्रेडिट का पूरा पूरा बना लो पहले आप यहाँ पर, ठीक है। अब एक एक का आप एंट्री आपको दिखाना है। सबसे पहले क्या बोलूँ, आपको यहाँ पे सीट में दिखाना है। यहाँ पर बोलता है रिसीव गुड्स फ्रॉम पटना ब्रांच 18 और अहमदाबाद ब्रांच 12। अब दो गुड्स रिसीव कौन किया है, कोलकाता। एचओ क्या बोलेगा, एचओ बोलेगा कोलकाता से फिर उनको पैसा लेना पड़ेगा कितना, 30,000 रुपया। तो हम लोग बोलेंगे कोलकाता को डेबिट करो, 30,000 रुपये से लेंगे हम लोग। और किससे किससे गुड्स लिया, पैसा देना पड़ेगा उसको आगे चल के हमको। तो टू पटना और टू अहमदाबाद, मतलब पटना अहमदाबाद क्रेडिट हो रहा है, कोलकाता डेबिट हो रहा है। आप एक काम करो, गुड्स रिसीव पहला में आप डेबिट दिखा दो कोलकाता को, और पटना अहमदाबाद को आप क्रेडिट कर दो। आप पटना अहमदाबाद को क्रेडिट कर दो। वैसे ही बोलता है क्या, गुड्स सेंट हुआ है अहमदाबाद ब्रांच को 30, पटना को हुआ है 24। अब मिला किसको किसको है, अहमदाबाद और पटना को। तो अहमदाबाद और पटना को डेबिट करना पड़ेगा, 30 और 24, है ना, डेबिट करना पड़ेगा। कौन दिया है वो कल पैसा मांगेगा भी। तो 54 टोटल दिया कोलकाता, तो उसका हम लोग कर दें क्रेडिट यहाँ पर। नेक्स्ट बोलता है क्या, सेंड एक्सेप्टेंस टू पटना ब्रांच 12 और अहमदाबाद ब्रांच 6। एक्सेप्टेंस मतलब यहाँ पर बिल पेएबल होता है, एक्सेप्ट किया ना वो तो बिल पेएबल। तो बिल पेएबल मतलब लाइबिलिटी ले रहा है, कल के दिन में पैसा मांगेगा भी वो लाइबिलिटी अगर ले रहा है अपने पे तो अभी तो ब्रांच पटना को भेजा है 12 का, इसको भेजा है 6 का, टोटल 18 क्रेडिट होगा कोलकाता ब्रांच, है ना। और इन लोगों से पैसा लेना पड़ेगा हम लोग को 12 और 6। क्लियर है सब, ठीक है। फिर कानपुर क्या किया है, कानपुर गुड्स सेंड किया है अहमदाबाद को 18। तो अहमदाबाद को डेबिट करेंगे हम लोग यहाँ पर 18, और कानपुर को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, कानपुर को देना पड़ेगा पैसा। रिसीव किया है बिल रिसीवेबल फ्रॉम अहमदाबाद 18, तो चलो बिल मिल भी गया, उससे बढ़िया बात है। तो कानपुर को कर दो डेबिट यहाँ पर, और जो दे रहा है उसे कर दो क्रेडिट। डन। फिर उसके बाद हम लोग रिसीव किए कैश फ्रॉम अहमदाबाद ब्रांच, अलग से कैश भी लिया हुआ अहमदाबाद ब्रांच से। तो फिर से कानपुर डेबिट होगा 10,000 और अहमदाबाद क्रेडिट होगा 10,000। अब सारा ट्रांसफर हो गया, सबका नेट इफेक्ट मिलाते हैं। यहाँ देखो डेबिट हुआ है 30 और यहाँ पे 72 का हुआ क्रेडिट, है ना। तो समझ में आ रहा क्या आपको। तो बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस आ रहा है 42। तो बैलेंस किसका है यहाँ पर, क्रेडिट ज्यादा है। तो हम लोग क्रेडिट करना है 72, डेबिट करना है 30। एक काम करते हैं हम लोग, कोलकाता को 42 हम लोग क्रेडिट कर दे, काम हो जाएगा हमारा। तो कोलकाता को 42 हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ओके सर। कानपुर में टोटल कितना है, यहाँ टोटल 18 है, यहाँ पर क्रेडिट 28 से डेबिट, हम लोग को और 10 डेबिट करना पड़ेगा। हम लोग को और 10 डेबिट करना है, तो एक काम करो, कानपुर को आप 10,000 डेबिट कर दो, ठीक है सर। फिर यहाँ पटना में क्या हो रहा है, 24 12 36, और ये 18 क्रेडिट, मतलब कम है क्रेडिट, है ना, और डेबिट ज़्यादा है। तो 18 में नेट आप डेबिट कर दो, आपका कम हो जाएगा। तो बोलता है पटना को आप 18 नेट डेबिट कर दो। और वैसे ही अहमदाबाद तो क्या बोलता है 54, यहाँ पर इसका डेबिट है, क्रेडिट है यहाँ पर कितना बस 40। तो नेट में हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पे 14,000, ये हो जाएगा। तो काम खत्म। देख रहे हो आप तीनों, ये जो एक एंट्री हुआ, इस एक एंट्री से ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन लग रहा है सेटल हो गया आपको एट द एंड ऑफ द पीरियड। हाँ सर, यही करना है बस, और कुछ नहीं। क्लियर है क्या। चलो, हम लोग को अब स्टार्ट करना है यहाँ पर डिपेंडेंट ब्रांच। हम लोग को अब स्टार्ट करना है यहाँ पर अभी डिपेंडेंट ब्रांच। चलो एक काम करो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो यहाँ पर, फिर स्टार्ट करना डिपेंडेंट ब्रांच। थोड़ा पानी वानी पी लो आप भी। डिपेंडेंट ब्रांच हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, चलो आ जाओ, देखो। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस है ना, अब पता यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग को ट्रायल बैलेंस बना के वो लोग भेजेगा, हम लोग को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस निकालना है अलग अलग ब्रांचेस का, और फिर उसको हम लोग को जनरल पीएल में ट्रांसफर करना है। अब ये प्रॉफिट और लॉस जो निकालना अपने को ना, ये 3 तरह से यहाँ पर हो सकता है। 3 तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास डेटर्स मेथड या डेटर्स सिस्टम, दूसरा होता है स्टॉक डेटर सिस्टम, और तीसरा है फाइनल अकाउंट। तीसरा है फाइनल अकाउंट। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हम लोग अभी डेटर्स सिस्टम का, डेटर्स मेथड का। क्या होता है समझो यहाँ पर, देखो हम लोग जो है ना, डेटर्स मेथड में क्या करेंगे, हम लोग एक बनाएंगे यहाँ पर ब्रांच अकाउंट। क्या बनाएंगे बताओ हम लोग यहाँ पर, ब्रांच अकाउंट। और हम लोग बोलेंगे देखो ब्रांच अकाउंट जो ये देखो ऑपरेट कैसे करता है, जो जो यहाँ पर ब्रांचेस है कैसे ऑपरेट करेगा। हम लोग मान लो एचओ से यहाँ पर ब्रांच के पास हम लोग गुड्स भेज देंगे, हम लोग पैसा भेज देंगे, और ये लोग यहाँ पर बिजनेस करेगा, है ना। एसेट्स वगैरह भी भेजते हैं हम लोग, कुछ का अकाउंट उन लोग मेंटेन करते हैं खुद, कुछ का अकाउंट उन लोगों के पास मेंटेन करना होता है। बट डिपेंडेंट में तो ऐसे भी अकाउंट वो लोग मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है।
तो हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग डेटर मेथड हम लोग बोलते हैं एक काम करेंगे, हम लोग बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग बनाएंगे यहाँ पर ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच अकाउंट में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, जितना भी मान लो इन लोगों के पास ना, जितना भी इन लोगों के पास एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है, दिखा देंगे टू बैलेंस पीडी। जितना भी ओपनिंग मान लो, कैश है, स्टॉक है, डेटर्स है, ठीक है, फर्नीचर है, कोई मशीन है, जितना भी ओपनिंग बैलेंस सब दिखा देंगे एसेट का। इसके बाद अगर मान लो कोई लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है इनके पास खुद का, तो वो लाइबिलिटी भी हम लोग दिखा देंगे यहाँ पर। और फिर बताएंगे देखो कि हम लोग इस बार कितना हम लोग गुड्स सेंड किए हैं, हम लोग इस बार कितना पैसा सेंड किए हैं। ठीक है ना। अब ये पैसा सेंड हो सकता है डायरेक्ट, देखो क्या होता है, जो जो ऐसा है ना कि फिक्स एक्सपेंस है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, ये सब का डायरेक्ट हम लोग पेमेंट ही कर देते हैं। जैसे सैलरी हुआ, रेंट हुआ, इन सब का डायरेक्ट हम लोग पैसा ही मतलब सीधे पेमेंट करते हैं। लेकिन पेटी कैश के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैसा इन लोगों को भेजते हैं, है ना। मान लो 4,000 रुपये पेटी कैश के लिए हम लोग भेज दिए। और ओपनिंग बैलेंसेस मान लो इस तरह से, कैश है 10,000 का पहले से इनके पास, चलो 1,000 पकड़ो इसको, चलो 1,000 पहले से इनके पास कैश है, स्टॉक है 10,000 का, डेटर्स है 22,000 का, फर्नीचर है 10,000 का, ठीक है। और लाइबिलिटी मान लो अभी कुछ भी नहीं है, हम लोग गुड्स सेंड किए इस बार 5 लाख का, सैलरी का पेमेंट हम लोग किए हैं 30,000, रेंट का पेमेंट हम लोग किए हैं 20,000, और 4,000 हम लोग यहाँ पे भेजे हैं पेटी कैश एक्सपेंस के लिए। अब क्या करते हैं ये लोग ना, जितना भी अपने पास से हमें पैसा भेजेगा, रेमिटेंस जितना होगा, रेमिटेंस देखो दो तरह से होगा, एक तो कैश सेल होगा जो ये लोग नॉर्मली हाथों हाथ हमें भेज देता है, और दूसरा डेटर्स से पैसा आता है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो पैसा हम लोग को दिखाना है यहाँ पर। और अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग दिखा देंगे इनके पास कितना क्लोजिंग बैलेंसेस है, कितना इनके पास क्लोजिंग बैलेंसेस है। जैसे मान लो बोलता है पेटी कैश, ठीक है ना, पेटी कैश इनके पास 1,000 था, हम लोग 4,000 और भेज दिए, कितना हो गया 5,000। ये लोग बोलता है हमारे पास जो पेटी कैश पड़ा हुआ वो पड़ा हुआ 1,200 रुपया। हम लोग पता अपने आप समझ जाएंगे यहाँ पर 3,800 रुपया खर्चा हुआ है, अलग से एक्सपेंस नहीं शो करना हम लोगों को। बात समझ में आ रहा है क्या, अपने आप बैलेंस दिखाते ही एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएगा। फर्नीचर पहले 10,000 था, ठीक है ना, हम लोग अब दिखा रहे फर्नीचर यहाँ पर 9,000 रुपया, मतलब 10% अपने आप वो डिप्रिसिएट हो गया। हम लोग को ऐसा दिखा नहीं है डिप्रिसिएशन। आपको समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस अलग से बुक नहीं करना, अपने आप वो सबका बुकिंग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, फिर वैसे ही देखो आप जैसे बताते हो ना ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक, देखो ओपनिंग स्टॉक आपने यहाँ दिखा दिया, परचेस यहाँ पर है नहीं, गुड सेंट है, क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ दिखा दोगे, ये हो जाएगा। फिर दिखाते हो आप ट्रेडिंग में सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स में कैश फ्लो दिखा रहे हैं हम लोग, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर के बाद हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाते हैं डेटर का, जिसके बाद बाकी एक्सपेंसेस हम लोग दिखा नहीं रहे, वो घट के अपने आप एडजस्ट होके यहाँ पर सेल्स इसका आ ही जा रहा है नेट में। तो इस तरह से पता हमारे पास यहाँ पर जनरल पीएल में प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर हम लोग कर देते हैं। इसके साथ साथ अगर हो सकता है मान लो हम लोग एक्स्ट्रा प्राइस, हम लोग कुछ लोडिंग करके, हम लोग लोडिंग मतलब क्या सर, 100 का चीज है हम लोग 120 में भेज रहे हैं इन लोगों को, 120 हो गया यहाँ पर, तो जो गुड सेंट है वो कॉस्ट पे नहीं है मान लो। तो देखो तीन जगह पे यहाँ पर इनवॉइस प्राइसिंग के वजह से तीन जगह पर लोडिंग इन्वॉल्व हो सकता है, एक गुड्स सेंट पे, दूसरा ओपनिंग स्टॉक पे, और तीसरा क्लोजिंग स्टॉक पे। हम इन तीनों पे लोडिंग हम लोग रिमूव कर देते हैं, तीनों पे लोडिंग हम लोग रिमूव कर देते हैं। मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक है तो फिर ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और अगर मान लो गुड्स सेंट पे है तो बाई गुड्स सेंट का लोड हम लोग ऐसे दिखा देंगे, बाई गुड्स सेंट का लोड हम लोग इस तरह से दिखा देंगे यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या। बहुत बार गुड्स रिटर्न भी करता है ब्रांच कुछ एक, तो हम लोग बाई गुड्स सेंट यहाँ दिखाएंगे और दोनों का नेट हम लोग लोड यहाँ पर हटाएंगे। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर ना, कुछ एक हम लोग सम्स देखते हैं, एक आध सम देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहले, तब समझ में हम लोग को आएगा। जैसे ये देखो आप डेटा सिस्टम, बट इसमें ना रुको, इसमें लोडिंग वाला चीज़ नहीं है, इनवॉइसिंग वाला चीज़ जहाँ होता है वो कराता हूँ। ये देखो जून 17 में 9 मार्क का पूछा वो क्वेश्चन है, ये करते हैं हम लोग। ठीक है, बोलता प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, जैसे बोलता ब्रांच अकाउंट बनाना इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हमारे समझ में हम लोग को पता है क्या आ गया कि यहाँ पर डेटर्स मेथड चलेगा, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17, एज्यूमिंग दैट एचओ सप्लाई करता है गुड्स
कॉस्ट प्लस 25%। मैं बोलूँ यहाँ पर कॉस्ट पे 1/4 का यहाँ पर लोडिंग है, तो इनवॉइस पे कितना होगा, 1/5 का लोडिंग चलेगा, है ना। ये तो हम लोग बहुत बार कर रखे हैं सब। अब देखो बोलता है ओपनिंग स्टॉक अपने पास, ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग पेटी कैश है यहाँ पर, ठीक है ना। ये और स्टॉक तो इसमें आईपी पे होगा, इनवॉइस प्राइस पे, तो 12, 500, 5000 और 1000, ये तीनों पहले आप ओपनिंग दिखाओ, ठीक है। दिखा दे सब बैलेंस पीटी, ठीक है। फिर गुड सेंड किया ये दिखाना पड़ेगा, रिटर्न किया वापस ये भी दिखा देंगे 40 और ये 5, तो गुड सेंड किया 40 और जो रिटर्न किया 5 हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है सर। कैश सेल्स हम लोग दिखाएंगे पूरा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ये दोनों चल जाएगा। रेमिटेंस से हमारा 12 और 30, तो ये रेमिटेंस में दिखा देंगे बाई बैंक करके हम लोग 12 और 30, ठीक है। फिर बोलता है क्या बैड डेट हुआ है, अलाउंस हुआ, कस्टमर को रिटर्न इनवर्ड हुआ, ये सब हम लोग कोई भी एंट्री ऐसा हम लोग को यहाँ पर अब नहीं करना है, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है अपने पास। चेक सेंड टू ब्रांच पर एक्सपेंसेस, हम लोग को चेक सेंड किया, देखो क्या क्या के लिए हम लोग इनके पास 8000 सैलरी के लिए, रेंट एंड टैक्स टैक्स के लिए 3000 और मिसलेनियस खर्चा के लिए 1000 रुपया, तो 8, 3, 11, 1, 12 के लिए हम लोग जो दिए हैं पर डायरेक्ट दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर इस तरह से, टू बैंक या टू कैश सेंड जो भी रहेगा, ठीक है। फिर बोलता है स्टॉक है इनके पास आईपी पे 15,000, डेटर है 4, पेटी कैश है 1। अब आप देखो अगर तो पेटी कैश इनके पास 1 था, मिसलेनियस खर्चा के लिए, पेटी खर्चा के लिए भेजा 1 है और बच भी गया 1, तो 1, 1, 2 हुआ था, 1 बचा, मतलब बाकी 1 खर्च हुआ होगा, वो अपने आप रिकॉर्ड होगा, हमें कुछ नहीं करना। अब ये सब जैसी होगी हम लोग को लोडिंग रिमूव करना है। ओपनिंग स्टॉक पे रिस्टॉक रिजर्व कितना होगा, 12,500, ये आईपी है तो इसके ऊपर 2500 का लोडिंग होगा, हम लोग लोडिंग हटा देंगे हम लोग यहाँ पर। गुड सेंड ये 40 और ये 5, 35 नेट करके हटा सकते हैं, या फिर 8 आप डायरेक्ट यहाँ पर हटाओ, 40, 40 पे 1/5, फिर आपको फिर ये 5 का इधर हटाना ही पड़ेगा 1000 रुपया, या फिर नेट करके आप 7000 दिखा दो, और क्लोजिंग स्टॉक पे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अपने आप आ गया जनरल पीएल। तो आपको एक चीज दिख रहा है, देखो यहाँ पर ना हम लोग इस तरह सब कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं। आप अगर ये अकाउंट देखो, दिख रहा है आप यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ डेटाबेस हम लोग दिखा रहे हैं ब्रांच अकाउंट, टू बैलेंस बीडी जितना भी हमारे पास एसेट्स था, और बाय बैलेंस बीडी जितना भी हमारे पास लायबिलिटी था ओपनिंग। फिर वैसे ही हम लोग क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लायबिलिटी हम लोग दिखा रहे हैं। फिर जितना गुड्स सेंड किया वो हमें दिखाना है, पैसा जितना सेंड किया वो हम लोग को दिखाना है, और गुड्स रिटर्न किया तो वो भी हम लोग हटा देंगे, और रेमिटेंसेस हम लोग दिखा दिए, दैट्स इट। अब फिर लोडिंग हटाना आपको, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर गुड्स सेंड का लोडिंग। क्लियर है क्या। और अगर एबनॉर्मल लॉस सब में होता है तो फिर एबनॉर्मल लॉस भी दिखाएंगे, उसका भी लोडिंग हम लोग हटाएंगे यहाँ पर। बट बहुत बार देखना सब में एबनॉर्मल लॉस इग्नोर ही कर देता है, तो फिर आगे पीएल में लिखिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे क्या। अब क्या 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 एंट्री यहाँ पर नहीं होगा, देखो यहाँ पर ना पूरा जो मैंने वहाँ पर लेजर बनाया पूरा जनरल एंट्री यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा जनरल एंट्री यहाँ पर दिया हुआ, आप एक बार इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आप ये ध्यान में रखना इन सब का कोई भी एंट्री हम लोग नहीं करते, जैसे नॉर्मल लॉस एड ब्रांच नहीं होगा, क्रेडिट सेल एड ब्रांच का कोई एंट्री नहीं होगा, कैश जो सेंड होगा कलेक्शन करके वो आएगा, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर देखा रिटर्न इन्वर्ट नहीं होगा, डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा, बैड डेट नहीं होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस जो पे किया वो खुद से वो नहीं है, क्यों, क्योंकि पेटी एक्सपेंस ओपनिंग कैश सेंड और क्लोजिंग दिखा रहे अपने आप, वहां पर एक्सपेंस आ जाता है। बिल एक्सेप्ट किया कस्टमर कुछ नहीं दिखाना, हाँ लेकिन बिल रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस अगर आ गया तो वो एसेट्स में आता है, इसलिए हम लोग को फिर उसको बैलेंस में दिखाना है। क्लियर है क्या। और फिर रिमूव करना, ये लोडिंग वाला बात यहाँ पर कर रहा है और कुछ नहीं, चलता है तो ईजी है यहाँ पर, है ना। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम का। स्टॉक डेटा सिस्टम, ठीक है। तो पहला मैं अभी बता रहा हूँ यहाँ पर, जब कॉस्ट पे ही गुड्स सेंड होगा, कॉस्ट पे ही हम लोग गुड्स को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग को स्टॉक डेटर में हम लोग को दो, समझ लो पहले मान लो दो ही अकाउंट हम लोग को बनाना है, एक स्टॉक का दूसरा डेटर का, किसा किसा बताओ, एक स्टॉक का दूसरा डेटर का, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा ब्रांच स्टॉक, और ये बनेगा ब्रांच डेटर्स, ठीक है। तो कैसे क्या यहाँ पर होगा, हम लोगों ने देखो कि हमारे पास ना कितना ओपनिंग स्टॉक था, तो देखो कॉस्ट पे ही भेजे हैं, मान लो ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास यहाँ पर 1 लाख रुपया, और इस साल हम लोग और गुड्स हम लोग सेंड कर दिए हैं यहाँ पर इनको 5 लाख रुपया का, टोटल गुड्स कितना हो गया इनके पास 6 लाख रुपया। और हम लोग क्या बोले कितना ये लोग सेल किया है, तो सेल किया है मान लो ब्रांच कैश सेल हुआ है 2 लाख का हुआ कैश सेल, और ब्रांच
डेटर्स, ब्रांच डेटर्स यहाँ पर मान लो हुआ है 6 लाख का सेल्स, ठीक है, क्रेडिट सेल्स, और बाई बैलेंस सीडी पड़ा हुआ है 50,000 का, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ क्या बोलता है, हमारे पास मान लो ओपनिंग डेटर था 1,20,000, इस बार और सेल हुआ है, ब्रांच स्टॉक जो सेल हुआ यहाँ पर ये कितना हुआ है, ये हुआ है 6 लाख का, ये हुआ है 6 लाख का। बाई अब कितना कितना पैसा मिला, तो बाई ब्रांच कैश इन लोगों को मिल गया, इन लोगों से 3,50,000 रुपया। ये लोग गुड्स मान लो रिटर्न कर दिया है 30,000 का। अब जो गुड्स रिटर्न किया होगा तो फिर यहाँ आया भी होगा ना, जो गुड्स रिटर्न हुआ है रिटर्न इनवर्ड, वो यहाँ पर ब्रांच स्टॉक में आएगा भी 30,000 का। तो टू ब्रांच स्टॉक से यहाँ पर टू ब्रांच डेटर यहाँ पर आएगा ना, रिटर्न इनवर्ड 30,000 का, स्टॉक फिर से हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, डन सर। अब इसके बाद मान लो इसको एक काम करो ना, बढ़ाओ थोड़ा सा, वरना वो यहाँ पे हो जाएगा, इसको 5,50,000 कर लो। और बाकी और एक्सपेंसेस मान लो बैड डेट हो गया है 5,000 का, बाई डिस्काउंट अलाउड हम लोग कर दिए हैं 10,000 रुपया, और बाकी जो भी होगा वो बैलेंस बचा है ऐसा अपने को दिख रहा है। कितना आ रहा है ये बैलेंस, तो 7,20,000 माइनस 5,50,000 माइनस 30 और ये 15,000, तो ये आ रहा है 1,25,000, 1,25,000 का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। अब आप समझो यहाँ पर देखो, हम लोग क्या दिखाए, हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग दिखाए हैं कॉस्ट पे, इसको दिखाया गुड्स एंड को कॉस्ट पे, ये जो आया ये हमारा आया है यहाँ पर कॉस्ट पे, और ब्रांच सेल यहाँ पर जो हुआ है क्रेडिट सेल 6 लाख, ये -30 आ गया, तो 570 का ही सेल दिखाया हुआ है। तो हम लोग एक बात बताओ, हम लोग के पास 1 लाख और ये 50 कितना हो गया, 5 लाख, 6 लाख हुआ, 6 लाख में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर 2 लाख, और नेट में 5,70,000 है ना, तो 7,70,000 का सेल कैसे हो गया, हम लोग ज्यादा प्राइस से बेचोगे, तो जो डिफरेंस यहाँ पे आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मान लो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोले हम लोग यहाँ पर उसको, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 2, 6, 8 लाख, 8,50,000 माइनस 6,30,000, ये आ गया यहाँ पर 2,20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग को चाहिए नेट प्रॉफिट, क्या करेंगे पता है, हम लोग बोले देखो एक काम करो, आप यहाँ पर ब्रांच पीएल बना लो, आप क्या करो यहाँ पर ब्रांच पीएल बना लो, बाई जीपी कितना आया, 2,20,000 आया है, इसमें अदर जो भी ब्रांच का एक्सपेंसेस होगा वो सब भी आएगा, और जो ब्रांच डेटेड आया जैसे बैड डेट आया, डिस्काउंट अलाउड आया, ये सब भी तो खर्चा है, ये भी सब आएगा। मान मान लो ये यहाँ पर 1,20,000 था, तो 1,20,000 5 और 10 कितना हो गया, 1,35,000, 2,20,000 माइनस 1,35,000, 85,000 यहाँ पर हो गया इसका नेट प्रॉफिट। हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। और ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्ट जो 1,20,000 आपने लिखा, मान लो ब्रांच एक्सपेंस में 7-8 आइटम था, तो आप अलग से ब्रांच एक्सपेंस का आप यहाँ पर अकाउंट भी बना सकते हो, सब कुछ करके नेट में यहाँ पे ले चलो, वो भी चलेगा। बट तो कुछ चीज यहाँ बहुत आसान हो जाता अगर ऐसे रहता तो, ठीक है। बट अब क्या होता है, ये लोग भेजता है इसको इनवॉइसिंग पे। अब जब इनवॉइसिंग में भेजेगा ना, तो पता है क्या होगा, जब इनवॉइसिंग में भेजता है तो मान लो यहाँ बोलता है क्या, कॉस्ट है 100 और आईपी है 120, ठीक है, और सीधा बोला हुआ है इनवॉइस प्राइस है 120, आपको बेचना है 120 पे। क्या बोला यहाँ पर, इनवॉइस प्राइस है 120, आपको बेचना है 120 पे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं बोला। ठीक है सर, 120 हम लोग बेचेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे, चीज ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ठीक है। तो जब भी कभी इनवॉइस प्राइस से भेजा जाएगा ना, जब भी कभी इनवॉइस प्राइस से भेजा जाएगा, तो जो हमारे पास ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो होगा ना, वो हमेशा और हमेशा आईपी के ऊपर बने, किससे बनेगा, आईपी पे बनेगा। ओके समझे सर, तो समझो मैं बोलता हूँ यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक था यहाँ पर 1,20,000, टू ओपनिंग स्टॉक था यहाँ पर 1,20,000, टू हम लोग गुड्स सेंड किए हैं 6 लाख रुपया, कितना हो गया 7,20,000, कितना हो गया यहाँ पर 7,20,000। हम लोग बोलेंगे देखो यहाँ पर सेल हुआ है कैश सेल, ब्रांच कैश में सेल हुआ यहाँ पर 2 लाख रुपया, ठीक है। ब्रांच डेटर जो सेल हुआ यहाँ पर क्रेडिट सेल, वो कितना हुआ है 7,20,000 आ रहा है, तो ये मान लो यहाँ पर हुआ है 4,10,000 रुपया, ठीक है। तो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी कितना 1,20,000 प्लस ये 6 लाख
-2 लाख -4 लाख 10, तो मान लो सम में आपको बताया हुआ 1 लाख 10 का यहाँ पर स्टॉक है। तो सर फिर तो जीपी यहाँ से निकलेगा ही नहीं, ये तो मैच कर जा रहा है, ये तो फिर 7 लाख 20 7 लाख 20 है ना, ये तो 7 लाख 20 हमारा मैच कर जा रहा है। अब देखो मान लो यहाँ पर डेटर अकाउंट सेम है, कुछ और अलग नहीं है, ऐसे मनी से चल रहा है तो बना लेंगे वो तो हम लोग, छोड़ दो, और रिटर्न रिटर्न कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब मेनली हम लोग को जानना है जब भी इनवॉइस प्राइस से भेजेगा ना स्टॉक अकाउंट के साथ कैसे क्या होगा। अब बात है सर प्रॉफिट निकलेगा कैसे यहाँ पर, नहीं कि प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो गया फिर तो अब यहाँ पर, क्योंकि आप बोल रहे हो कि देखो ये बनेगा आईपी पे, तो भेजे भी आईपी पे, सेल भी आईपी पे किए तो फिर प्रॉफिट जीरो आएगा। बट देखो ये तो ब्रांच को पता है ना प्रॉफिट जीरो आएगा, बट हमें तो पता है आईपी पे जो बेच रहा है उससे भी 20% ऑन कॉस्ट फायदा तो हमारा हो ही रहा है, हमारा फायदा तो हो ही रहा है ऑन कॉस्ट। बोला हाँ सर ये बात भी सही है। तो अब आप समझो, ध्यान समझना मेरी बात को, ठीक है। जब मैं गुड्स इन लोगों को भेजा होगा और ओपनिंग इन लोगों के पास पड़ा होगा, इन दोनों को लेकर मेरा एक एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं जो हूं यहां पर इतना रुपया कमा लूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। यहाँ से एक्सपेक्टेशन तो होगा आपका, कितना का एक्सपेक्टेशन होगा सर, देखो एक्सपेक्टेशन होगा इस 1 लाख 20 का, तो 1 लाख 20 में कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो देखो आप 120 अगर इनवॉइस प्राइस है ना उस पर 20 का प्रॉफिट है, तो 1/6 का प्रॉफिट है इसका मतलब। और ये ब्रांच स्टॉक हमारा आईपी पे है तो ये सब कुछ आईपी पे है सब। अब देखो ये 1 लाख 20 जो है ना, हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये 20,000 रुपया क्या है यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा, बिक जाएगा तो। फिर जो 6 लाख हम लोग भेजे हैं इंटू 1/6, ये भी बिक जाएगा तो और 1 लाख का प्रॉफिट होगा। तो हम लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कि ये दोनों बिक जाएगा तो 1,20,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, हम लोग ये एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे थे। बट क्या हुआ एक्चुअल में, एक्चुअल में बोलता है क्या, देख भाई 1,10,000 का स्टॉक तो बच गया, ये नहीं बिका है, ओके, तो इस पे प्रॉफिट नहीं हो पाया इस साल, नेक्स्ट ईयर होगा, इस साल नहीं हुआ, हटा दो, 1,10,000 डिवाइड बाई 6 करो, 1,10,000 डिवाइड बाई 6 करो, कितना आ रहा, 18,333, 1,20,000 18,333, ये आ रहा 1,01,667, ये होगा हमारा इस साल का यहाँ पर प्रॉफिट। बोलो क्लियर है क्या, ये होगा हमारा इस साल का यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है सर समझ गया। तो ये हुआ पहला केस, जब हम लोग इनवॉइस प्राइस पे, ध्यान से देखना, जब हम लोग इनवॉइस प्राइस पे हम लोग सेंड किए थे गुड्स, इनवॉइस प्राइस पे ही गुड्स बिका है, और एग्जैक्ट वही फिगर हमारा बैलेंस शीट में यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर समझो क्या हुआ, मैं बोलता हूँ मान लो ऐसा ही सम रहे, ठीक है ऐसे सम रहे, बट ना पता क्या बोलता है यहाँ पर, पता यहाँ बोलता है देख भाई हम लोग जो भी सेल किए ना, हम लोग जो भी सेल किए हैं, हम लोग जितना भी सेल है वो सब इनवॉइस प्राइस पे किए, मतलब जो भी सेल है ये 2 लाख 4 लाख 10 सब कुछ इनवॉइस प्राइस से हुआ, ना ज्यादा ना कम। और देखो ज्यादा पे तो आप कर भी सकते हो, कम पे करना अलाउड ही नहीं होता है, सीधे बोलता है देख भाई कम पे नहीं कर सकता है ना, कम पे आप नहीं कर सकते इसको, ओके। तो अगर बोलता है समझो क्या, अगर बोलता है क्या कि यहाँ पर बस 1 लाख का स्टॉक बचा हुआ है, आप समझो ये इनवॉइस पे है, बेचे भी इनवॉइस पे तो 1,10 बचना चाहिए ना, बोल रहा 1 लाख बचा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या होता है, यहाँ पर कुछ एबनॉर्मल लॉसेस हुआ है, यहाँ पे 10,000 का एबनॉर्मल लॉस, कुछ शॉर्टेज हुआ है गुड्स का। तो अगर हम लोग को सब में बोलता है ना कि यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे इतना बचा हुआ और दोनों इनवॉइस प्राइस पे ही बिका है, ये कम में बेचना तो अलाउड ही नहीं है, ज्यादा बेच भी सकते हो आप, कम में बेचना एकदम अलाउड नहीं है। तो लोग पता है क्या हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 10,000 का शॉर्टेज है, यहाँ पर क्या हुआ 10,000 का यहाँ पर शॉर्टेज है, इसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। अब समझो यहाँ पर जो हम लोग ये वाला काम किए ना, ये काम ये एड्रेस करके, ये तो ऑब्वियस सा बात है एड्रेस करके तो प्रॉफिट दिखाएंगे नहीं, हम लोग को तो अकाउंट बना के दिखाना है। इसको जो मैं अकाउंट बना के दिखाएंगे ना, हम लोग इसका नाम देते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट, जहां हम लोग बोलते हैं बाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जो कितना आया था 20,000, जहां हम लोग बोलते हैं बाई गुड्स सेंट का लोड जो कितना आया था, वो आया था 1 लाख, वो आया था 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं टू क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व, जो हम लोग अब इस केस में कितना आएगा, अब इस केस में आएगा 1 लाख पे, 1 लाख डिवाइड बाई 6, ये आएगा 16,667, 16,667। क्या सब पे लोडिंग हट गया, नहीं सर सब पे लोडिंग नहीं हटा है, ये जो आपने शॉर्टेज लिखा ना, शॉर्टेज एबनॉर्मल लॉस, इस पे भी तो लोडिंग होगा, इस पे भी तो लोडिंग होगा, हाँ सर इससे भी लोडिंग होगा, तो आप उसको भी हटाओ ना, तो टू लोड
ऑन एबनॉर्मल लॉस या फिर शॉर्टेज 1667। तो इसका मतलब समझो आप, बाकी जो है ना हमारा यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट अर्न कर लिए, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो कितना हुआ पर 1,20,000 माइनस यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट अर्न कर लिए हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो आया था ना इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये जो एक बस छोड़ दो फ्रैक्शन के लिए वो, ये होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। बैठ के यही प्रॉफिट है? नहीं सर, ये प्रॉफिट कैसे हो गया, खर्चा भी तो होगा। अब फिर से बनेगा यहाँ पर ब्रांच पीएल, ब्रांच पीएल बनेगा यहाँ पर। तो ब्रांच पीएल में बाई जीपी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 101,667 मान लो, ले लिए पूरा हम लोग। और यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट हटाया जाएगा। आप समझो अगर 10,000 रुपया अगर लॉस हुआ था जिसमें हमारे पास 1,667 का लोडिंग है, तो कॉस्ट कितना होता है 8,333। यही तो हमारा एक्चुअल लॉस है ना। देखो हम लोग को दिख रहा है 10,000 का लॉस हुआ, बट हमें पता है ना उसमें लोडिंग है, लॉस तो इतना का ही है। फिर सारा एक्सपेंसेस हम लोग को ब्रांच एक्सपेंस यहाँ पे दिखाना है, जिसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पर बस यही मतलब है कि ब्रांच पीएल में जो ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा ना, वो इस बार ब्रांच स्टॉक से नहीं निकलेगा, वो इस बार ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट से निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये पूरा पूरा आईपी पे अगर हम लोग शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो मैच कर जाएगा, जीपी तो अलग से आएगा ही नहीं यहाँ पर। वो जीपी के लिए हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट पे। ठीक है, एक काम करते हैं, एक हमारे पास ऐसा समझोगे, पहले हम लोग उसको बनाते हैं, फिर हम लोग आते हैं नोट्स पे। ठीक है, जैसे ये देखो, ये तो जून 24 में ही 7 मार्क का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और देखते हैं यहाँ पर, ये जून 24 में आया हुआ 7 मार्क का क्वेश्चन है। बोलता है द रानू स्टोर्स ऑफ जयपुर हैव अ रिटेल ब्रांच एट कोटा। The goods are invoiced to the branch at selling price which is obtained by adding 50% on cost price। तो समझो अगर 100 का कॉस्ट है, 50 हम लोग ऐड करेंगे, हो जाएगा 150। तो लोडिंग कितना होगा ऑन आईपी, ऑन आईपी अगर मैं बात करूं तो 50/150 1/3 का यहाँ पर लोडिंग है, 1/3 का यहाँ पर लोडिंग होगा। क्लियर है सर? चलो ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस, द पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोस। बैलेंस है हमारे पास एज ऑन 1 अप्रैल, स्टॉक है इनवॉइस प्राइस पे, गुड्स है हमारे, डेटर्स है हमारे पास इतना, गुड्स सेंड किए हम लोग 18 लाख का, गुड्स रिटर्न हो गया 24 का। ठीक है, नेट हम लोग यहाँ पर लोडिंग बैठाएंगे एडजस्टमेंट में, और हम लोग यहाँ दिखा देंगे 18 लाख में 2 गुड्स सेंड और बाई गुड्स सेंड 24 हटा देंगे। कैश सेल हुआ इतना, क्रेडिट सेल हुआ इतना, फिर गुड्स रिटर्न किया डेटर, कैश मिला डेटर से इतना, डिस्काउंट अलाउड किया डेटर को, बैड डेट, ब्रांच एक्सपेंसेस जो पेड का डायरेक्ट हेड ऑफिस, रेंट, सैलरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और क्लोजिंग बैलेंस अपने को दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हम लोग को ये बनाना है। ठीक है, स्टॉक छोड़ दो अभी, फिर बात करूंगा इसको, छोड़ दो अभी, आगे आता हूँ। पहले पहले ये देखता हूँ, जून 24 में 7 मार्क का पूछा वो क्वेश्चन है। तो क्या क्या बोलता है, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा यहाँ पर, ओपनिंग स्टॉक दिखाना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर दिखाना। तो स्टॉक और डेटर हम लोग बना रखे होंगे, 1,20,000 और 43,200 पहले दिखा दो, 1,20,000 और 43,200 पहले आप दिखा दो। ठीक है सर, ये हो गया। उसका गुड्स सेंड किया हम लोग आईपी पे, है ना, और 24,000 गुड्स रिटर्न भी हुआ, तो 18 लाख रुपया गुड्स आया है, और जो रिटर्न हुआ है 24 का, यहाँ पर आपको इसको दिखा देना है। हो गया सर ये भी। इसका कैश सेल हुआ 72, क्रेडिट सेल हुआ इतना, दोनों हम लोग को दिखाना है यहाँ पर, है ना, 72 और 16,32,000, और जो क्रेडिट सेल हुआ डेटर में चल जाएगा 16,32,000। और आगे बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न किया डेटर 12,000 का, कैश रिसीव हुआ उन लोगों से 15,60,000 का, डिस्काउंट है 12 का, बैड डेट हुआ है 2,400 रुपया। तो ये सब कुछ हम लोग डेटर के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे ना। और फिर जो ये डेटर आया, डेटर से गुड्स आया, ये 12,000 का हमारा स्टॉक भी बढ़ा देगा हमारा ये तो। और ध्यान रखना ये जो बैड डेट हुआ, डिस्काउंट अलर्ट हुआ, ये सब हमारा ब्रांच एक्सपेंस में भी जाएगा आगे चल के। ठीक है सर, आगे बढ़ते हम लोग। और फिर रेंट, सैलरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे किया तो ब्रांच एक्सपेंस में जाएगा, ये तीनों का तीनों आइटम, तो आप ब्रांच एक्सपेंस में आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, और ये डेटर वाला आइटम दोनों आएगा यहाँ पर। डन। ठीक है, अब ब्रांच एक्सपेंस का टोटल लेके आप चल जाना आप पीएल में सीधे आप। ठीक है, और आगे बढ़ते हम लोग। और क्या बोलता है अपने पास, क्लोजिंग है यहाँ पर आईपी पे, इनवॉइस, इनवॉइस प्राइस पे, स्टॉक और डेटर्स। तो ठीक है सर, ये हम लोग दिखा दिए स्टॉक और डेटर्स। अब एक चीज समझना, देखो आप, ये जो है बैलेंस भी ये आईपी पे है, ये भी आईपी पे, सब कुछ हम लोग आईपी पे दिखा रहे हैं हम लोग। तो 1,20,000, 18 लाख और 12 कितना रहा, 19,32,000। तो 19,32,000 -24 -72
-24 -16 लाख 32 सब कुछ तो आईपी पे है ना। उसके बाद -1,99,200, वेट, 19 लाख 32 -24 -72 16 लाख 32, और उसके बाद 1,99,200, ये टोटल यहाँ पर 4,800 का डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? शॉर्टेज, एबनॉर्मल लॉस। अब इस एबनॉर्मल लॉस में से कुछ पार्ट जाने वाला ब्रांच एडजस्टमेंट में, कुछ पार्ट जाने वाला है पीएल में। जो कॉस्ट होगा पीएल में जाएगा, कॉस्ट वाला पार्ट पीएल में जाएगा, और ये जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में। हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या क्या हम लोग बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे देखो भाई यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग है 1/3 40,000 का। नेट कर देंगे हम लोग गुड सेंड वाला, उसका लोडिंग हम लोग देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग देखेंगे, और यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस का लोडिंग, जिससे हम लोग का जीपी निकल के आ जाएगा। यही देखो यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। जीपी निकल कर हम लोग का आ जाएगा। ये जो जीपी यहाँ पर 5,64,000 रुपया, ये हमारा पीएल में ट्रांसफर भी होगा, है ना। ये हमारा पीएल जो बना हुआ कहीं पे, यहाँ पर पीएल नहीं बनाया क्या यहाँ पे? वेट, पीएल मांगा था ना। अच्छा, पीएल यहाँ पर नहीं मांगा है, तो पीएल नहीं मांगा है तो हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखा सकते थे, ऐसे भी प्रॉफिट निकाल, पीएल मांगा नहीं, सब में छोड़ दो, ठीक है। तो आपको दिख रहा है क्या, यहाँ पर हम लोगों के पास जीपी आ गया था, है ना। जीपी यहाँ पर आ गया था। अब यही जीपी लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यही जीपी हम लोग चाहे तो हम लोग दिखा सकते हैं, हम लोग पीएल में वहां से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है सर। अब पता है क्या हुआ था, जब ये एग्जाम में आया था ना, तो पता है एग्जाम का सोल्यूशन जब आया तो क्या हुआ, इसी को और एक्सटेंड कर दिया, और समझो इसी में पीएल बना दिया गया, इसमें पीएल बना दिया गया, और बता दिया देखो ये आपका जीपी है बाई ग्रॉस प्रॉफिट 5,64 का, और टू सारा एक्सपेंसेस जो है कि पीएल निकल गया, ठीक है। जो एक्सपेंस कहाँ से आया था हमारे पास, ये वाला 1,40,600, यहीं पे दिखा के निकाल दिए लोग। एक ही बात है, प्रॉपर प्रॉफिट निकालना अपने को। बोलो क्लियर है क्या? इस तरह दिखा सकते हैं हम लोग। तो ब्रांच स्टॉक रिजर्व में हम लोग का दिखाना बैलेंस कितना था ओपनिंग, उसको ट्रांसफर किया हम लोग एडजस्टमेंट में, और हम लोग इस एडजस्टमेंट से लेकर उसको हम लोग क्लोजिंग दिखा रहे हैं। और गुड सेंड जैसे हम लोग हायर परचेस में दिखाते हैं गुड सेंड, उस तरह से यहाँ भी गुड सेंड है, कितना जो परचेस से है परचेस, बाकी जो हमारा यहाँ पर लोडिंग वाला पार्ट होगा वो ब्रांच एडजस्टमेंट जाएगा। इस तरह से दिखाना ब्रांच स्टॉक को हम लोग को। क्लियर है ना? लोडिंग वाला पार्ट ये कहाँ से निकला सर, ये आपको ब्रांच एडजस्टमेंट में मिल जाएगा, देखो यहाँ पर होगा 5,92, ये रहा, डन। अब बताइए क्वेश्चन का दिमाग में आएगा, सर कम में बेचना आपने बोला अलाउड नहीं है, हाँ कम में बेचना अलाउड नहीं है, हो सकता है सर ज्यादा पे बेच दे, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है कि ज्यादा पे बेच देगा, ये पॉसिबल तो है। और देखते हैं ये क्या बोल रहा है। अगर कभी ऐसा हुआ तो बाकी मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी डेटा वगैरह सब कुछ चलेगा वैसे ही। यहाँ पर क्या होगा, ब्रांच स्टॉक मान लो बताए टू बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपया, सब मान लो आईपी के ऊपर है, ठीक है। टू गुड्स सेंट 10,00,000 रुपया, ठीक है। बाई कैश सेल हुआ है तो हम लोग बताएंगे ब्रांच कैश 3,00,000। बाई ब्रांच डेटर्स, ठीक है, ये हो गया मान लो 8,20,000 रुपया। और फिर भी बोलता है अपने पास बैलेंस सीडी है यहाँ पर 1,05,000 का। अब आप पहले आप चेक करो, देखो यहाँ पर 10 और 1 11,00,000 का इनवॉइस प्राइस का गुड्स था, यहाँ बोल रहा कितना बेच दिया, 11,20 बेच दिया। भाई 11,20 कैसे बेच सकते हो, मतलब हाई प्राइस से बेचा इसका मतलब। अब समझो आप, ये 3,00,000 और 8,20 11,20, और ये कितना होता है 11,20 प्लस 1,05 12,25 माइनस 11,00,000, आपको लग रहा है क्या 1,25 एक्सेस प्राइस पे बेचा गया है। आपको समझ में आ रहा है 1,25 एक्सेस प्राइस से बेचा गया है। तो अगर जो एक्सेस प्राइस से बेचा है तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर अपरेंट सरप्लस। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट सरप्लस, जो कि ट्रांसफर होता है ब्रांच एडजस्टमेंट में। अपरेंट सरप्लस होता है जो कि ट्रांसफर होता है ब्रांच एडजस्टमेंट में। कितना, 1,25,000 रुपया। तो इसका मतलब मान लो अगर 20% का इनवॉइस प्राइस पे लोडिंग होगा तो हम लोग क्या क्या सोचे चले थे हम लोग कि ये 1,00,000 पे 20%, हम लोग अपना समझो हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे, ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन लगा रहे 1,00,000 पे 20% ये कमाई हो जाएगा, 10,00,000 पे 20% 2,00,000 रुपये ये कमाई हो जाएगा। बट ना 1,05,000 बिका ही नहीं, तो 1,05,000 पे 20% 21,000 रुपया कमाई नहीं हुआ। ये तो नॉर्मल हम लोग का चल रहा था। बट बाद में पता चलता है भाई ये लोग तो एक्सेस प्राइस से बेच दिया है, ये लोग तो 1,25,000 एक्सेस, अच्छा तो फायदा हो गया। इसका मतलब हम लोग को ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ता है ये अपरेंट सरप्लस, ये अपरेंट सरप्लस हमारा ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर हो जाता है।
तो अपरेंट सरप्लस का मतलब क्या है? गुड्स सोल्ड ओवर इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ना अपरेंट सरप्लस। तो ये 1,25,000 भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी पता है कितना अपना इस बार? ये 20,000, ये 2,00,000, 2,20,000 और 25 नहीं बिका, से 21 है ना, 21 नहीं बिका तो कितना हो गया? 2,20,000 माइनस 21 आ तो रहा था 1,99,000, बट एक्स्ट्रा इसने बिका है तो 1,25,000 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, 3,24,000 का हमारा इस बार हो गया है जीपी। तो हम लोग को ब्रांच एडजस्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ता है और कुछ हम लोग एक्सेस प्राइस पे हम लोग बेच रही है। बहुत बड़ा सम में क्या बोलता है अपने को? सम में से बोलता है देखो आईपी है अपना 160 और कैटलॉग प्राइस है 200। ठीक है, कैटलॉग प्राइस कितना है? 200 है। तो बोलता है देख भाई 160 ये जो है ना आईपी है, 200 है इन कैटलॉग प्राइस। जो कैश सेल होगा आपको आईपी पे करना है, जो यहाँ पर क्रेडिट सेल होगा आपको उस पे, उसको किस पे करना है? आपको उसको करना है यहाँ पर कैटलॉग प्राइस पे, जो भी क्रेडिट सेल होगा। तो इसका मतलब जो भी क्रेडिट सेल हो रहा है सब में 40 का अपरेंट सरप्लस है, क्योंकि आप ही बोल रहे हो यहाँ पर कि आपको इनवॉइस प्राइस 160 है, 200 पे बेचना है, क्रेडिट सेल करना है, मतलब 40 का तो अपरेंट सरप्लस हर बार होगा जब जब क्रेडिट सेल करेंगे। मान लो मैंने बोला कि 200 रुपए क्रेडिट सेल होता, हमने क्या 200 डिवाइड बाई 200 होगा ये, ठीक है ना, इंटू 40। तो इसका मतलब 40 का तो इसमें क्या है यहाँ पर? अपरेंट सरप्लस है। आप ऐसे ही इनवॉइस प्राइस से ऊपर बेच रहे हो। अपने इसको लेकर एक क्वेश्चन भी आया था यहाँ पर, है ना, और इस बार के जून 25 के एमटीपी में भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था, मैंने सॉल्व कर रखा, आप देखना एक बार यूट्यूब पे, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ, इस पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग, जहाँ पर गुड्स वगैरह चोरी हो गया है। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18। दो क्या बोलता है? Pal and Company is a manufacturer of umbrella with their head office at Kolkata. In order to expand their business, Mr. Saurabh Pal, grandson of the founder Mr. Suresh Pal, opened a branch of their business at Bangalore in the southern India state of Karnataka in the year 1819. It was decided by the Saurabh that the goods will be invoiced from Kolkata HO to their Bangalore branch at 20% less than the list price. जो भी लिस्ट प्राइस होगा उस 20% कम पे भेजा जाएगा। मतलब इनवॉइस प्राइस कैसे होगा? लेस देन 20% ऑफ द लिस्ट प्राइस। बट लिस्ट प्राइस पता नहीं अपने को, बट बोलता सुनो सुनो, विच इज कॉस्ट प्लस 100%। ओके, मतलब मैं अगर बोलता हूँ कि कॉस्ट अगर 100 है, कॉस्ट अगर 100 है तो लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100 प्लस 100% ऑफ कॉस्ट 200 रुपया। तो इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा बताओ मुझे आप एक बार। यहाँ पर इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा? इनवॉइस प्राइस हो जाएगा 200 माइनस 20% ऑफ 200, 160। इनवॉइस प्राइस है मतलब इस सम में कॉस्ट है 100, इनवॉइस प्राइस है 160 और लिस्ट प्राइस है 200। ठीक है, फिर क्या बोलता है? विथ इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल्स आर मेड एट इनवॉइस प्राइस एंड क्रेडिट सेल्स आर लिस्ट प्राइस। तो जैसे ही बोला क्रेडिट सेल लिस्ट प्राइस होगा, इसका मतलब समझ में आ गया क्या आपको कि यहाँ पर जब जब क्रेडिट सेल होगा तब तक 40 का यहाँ पर अपरेंट सरप्लस है, मतलब 20% तो अपरेंट सरप्लस होगा। ओके सर, समझा। देयर वॉज नॉट मच ट्रांजेक्शन बिटवीन द हेड ऑफिस एंड बैंगलोर ब्रांच ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स, क्योंकि जो जो हमारे पास लॉकडाउन हो गया ना, कोविड वगैरह आया था, तो इंड्यूस्ड बाय द कोविड-19 आउटब्रेक। उसके बाद बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट हुआ 21-22 में। बोलते द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव मेड अवेलेबल फॉर यू फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। क्या क्या हुआ? बोलते देखो स्टॉक था हमारे पास बैंगलोर ब्रांच पे आईपी पे, मतलब 160 पे था 24,000 का। अमाउंट ड्यू था डेटर से ओपनिंग में 20,000। गुड्स आया है हेड ऑफिस से एट आईपी 2,64,000 और हम लोग गुड्स रिटर्न भी किए हैं 2,000। सेल हुआ है कैश और क्रेडिट, जैसे बोलता है क्रेडिट सेल हुआ 2,00,000, हम लोग पता है क्या बोलेंगे? 2,00,000 डिवाइड बाई 200 इंटू 40, मतलब कितना आ रहा है? ये 40,000 आ रहा है क्या? 40,000 तो इसमें अपरेंट सरप्लस है, एक्स्ट्रा प्राइस से बेचा गया। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हुआ इतना, एक्सपेंस इंकर्ड एट ब्रांच है, रेमिटेंस है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग देके रखा है। इट इज फर्दर कम्युनिकेटेड बाय द ब्रांच मैनेजर दैट देयर हैज बीन सम स्टॉक शॉर्टेज, यहाँ पर शॉर्टेज हुआ है एज द एट देयर बैंगलोर ब्रांच which was identified in the month of March 22। अब आप कैसे निकालोगे यहाँ पर शॉर्टेज? देखो बहुत आसान है चीज, शॉर्टेज निकालना आपको ना बहुत आसान हो जाएगा। पता है कैसे? देखो यहाँ पर आप बोलो
वेट, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ यहीं पे। रुको 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 रुको, ऊपर जा भाई। देखो यहाँ पर आप बोलो यहाँ पर कि ये हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ठीक है, जहां पर ओपनिंग स्टॉक कितना है, 24,000, आईपी के ऊपर है ये। फिर हमारे पास गुड्स सेंड कितना हुआ है, 2,64,000, रिटर्न हो गया है 2, तो 2,64,000 रिटर्न हो गया है 2, ठीक है ना। फिर बोलता है कैश और क्रेडिट सेल है 92 और 2 लाख, और जैसे मैं 2 लाख बोलूंगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपरेंट सरप्लस 40,000 का, जो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में। फिर बोलता है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 30,800 का। आ जाओ भाई चेक करते हैं। तो यहाँ पर 24,000 प्लस 26,000, 2,64,000 प्लस 40 माइनस 2,000 माइनस 92 माइनस 2 लाख, यहाँ पे आना चाहिए था 34,000, कितना आ रहा है, 30,800। इसका मतलब 3,200 रुपया का शॉर्टेज है यहाँ पर। बस ये पूछा आपने, से ये निकाल सकते हो 3,200 का शॉर्टेज। तो यहाँ पर आप इस तरह से निकाल सकते हो स्टेटमेंट बनाकर, या फिर आप पता अकाउंट बनाकर, जो मैंने ऊपर बताया आप वैसे निकाल सकते हो इस तरह से। सर स्टेटमेंट बनाया कैसे होगा, वो तो और भी आसान है, देखो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप चेक करो, सब कुछ मिला हुआ आप आईपी के ऊपर, आईपी के ऊपर आपके पास कितना क्या था। देखो आईपी के ऊपर आपके पास 24,000 पहले से था, और नेट में 2,62,000 रुपया आ गया आईपी के ऊपर। तो कितना हो गया, 24 प्लस 2,62,000, ये आ गया नेट में 2,86,000, ठीक है। आपने बेच दिया 92, ये तो आईपी के ऊपर है तो डायरेक्ट लेस होगा। बट आपको ही पता है क्रेडिट सेल आईपी के ऊपर नहीं है, हम लोग सब कुछ आईपी के ऊपर ले रहे हैं। तो अब 2 लाख में 40,000 हटाओ अपरेंट सरप्लस, ये भी आ गया आईपी के ऊपर। अब कितना बचना चाहिए, -92 -160, ये बचना चाहिए 34,000, है ना। इसमें 30,000 रुपया, 30,800 यहाँ बचा हुआ है एक्चुअल में। तो 3,200 का स्टॉक शॉर्टेज है, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है स्टेटमेंट बनाकर, और कुछ नहीं, है ना। ये बनाया यहाँ पर स्टेटमेंट बनाकर, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये था हमारा स्टॉक एंड डेटस मेथड। और एक बार नोट्स अब इसका हम लोग देखते हैं। आप नोट्स में आ जाओ, इसका डेटर में क्या क्या होगा। सबसे पहले हम लोग दिखा देंगे बैलेंस बीटी, अपने पास जो स्टॉक और ट्रांजिट में उसको भी दिखा देंगे। गुड सेंट हुआ है, ब्रांच डेटर से रिटर्न अगर हुआ तो वो दिखा देंगे। सेल कैश और क्रेडिट, अब नॉर्मल लॉस, यहाँ पर पूरा अमाउंट दिखाना है, मतलब पूरा अमाउंट कैसे कैसे जाएगा बताओ। यहाँ पर दो जगह जाने वाला है, एक लोडिंग वाला पार्ट एडजस्टमेंट, बाकी कॉस्ट वाला पार्ट पीएल। नॉर्मल लॉस आप दिखा भी सकते हो, आप इसको पूरा पूरा अवॉइड भी कर सकते हो, आपका मन, बट दिखाना ही सही रहेगा, ठीक है। या फिर अवॉइड भी आप कर सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना नॉर्मल लॉस पूरा पूरा यहाँ अमाउंट जाता है ना, वो आपका ब्रांच एडजस्टमेंट से हट ही जाता है। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड जीपी हमारा सेम आएगा। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, और अगर गुड सेल हुआ है अबव इनवॉइस प्राइस, तो अपरेंट सरप्लस आएगा, जो जाता कहाँ पर है, ब्रांच एडजस्टमेंट में। फिर डेटर बना, नॉर्मल जैसे डेटर बनता है वैसे बनेगा, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या क्या जाएगा, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक पे लोड रहेगा, गुड्स सेंट वाला लोड दिखेगा, अपरेंट सरप्लस यहाँ पर आ सकता है। अब नॉर्मल लॉस हुआ तो उसका यहाँ पर लोड आ सकता है, नॉर्मल लॉस का पूरा अमाउंट यहीं पर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और ये आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। और ब्रांच पीएल में क्या क्या दिखाते हैं हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस जो भी रहेगा, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट, और बाकी सारा का सारा खर्चा हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। अब देखो इसके अलावा ना आपको एक और भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, एक देखना मैंने यहाँ पर आई थिंक अपलोड हुआ है कि नहीं, मैं देख लूंगा आज, ठीक है ना। तो अगर हो गया तो मैं लिंक भी दिलवा दूंगा, नहीं तो बाद में भी लिंक में दिलवा दूंगा, ठीक है। उसका एक मैंने क्वेश्चन अपलोड किया होगा, रेगुलर बैच में कराया था मैंने उस क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें सारा एस्पेक्ट कवर्ड है डिपेंडेंट ब्रांच का। वो क्वेश्चन पक्का एक बार आप देख लेना, ठीक है। आप, मैं लिंक दिलवा दूंगा अगर अपलोडेड ऑलरेडी, वरना मैं जल्द से जल्द उसको अपलोड करवाता हूँ। वो ये क्वेश्चन पक्का आप देखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, मतलब इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब ऐसा नहीं कोई एग्जाम में वही आ जाएगा, उसमें एक एक सम को प्रैक्टिस करने से सारा एस्पेक्ट कवर हो जाएगा, आपको अलग से फिर नहीं देखना पड़ेगा डिपेंडेंट ब्रांच का, और भी कुछ एक बार वो सम देख लेना पक्का, ठीक है ना। चलो, फाइनल अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, ये नॉर्मल है हमारा, जिससे फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग पे बनाते हैं वैसे ही यहाँ पर हम लोग बना देंगे, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। और होलसेल प्राइसिंग यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स पता है कि आपको ना, यहाँ पर जो ये लोग गुड्स अपने ब्रांचेस को सेंड करते हैं, वो होलसेल प्राइस पे कर देते हैं, और ये लोग खुद भी सेल करते हैं होलसेल प्राइस से बाहर लोगों को। और इनका जो
ब्रांच होता है वो लोगों को कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस जैसे हमने देखा अभी उसका सेल करते हैं। तो इससे भी बहुत आसान है, जैसे हम लोग किए नॉर्मली यहाँ पे स्टॉक रिजर्व बनाना पड़ता है एक हमारे पास। तो आपने देखा ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जैसे हम लोग अभी किए थे जून 24 वाला सब में, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व फिर उसको ब्रांच एडजस्टमेंट ट्रांसफर किए थे, तो यहाँ पर ये पीएल में ट्रांसफर होता है और कुछ नहीं। तो आप यहाँ पर सम्स इसका देख सकते हो, ठीक है ना, एक बार आप थोड़ा सा देखना इस सम को, आपको समझ में आ जाएगा और कुछ इसमें है नहीं। डन ना, जैसे 5 लाख का मरहट है वैसे ही आपको ये भी करना है। और ये क्वेश्चन आई थिंक आया भी था दिसंबर 23 में 2022 सिलेबस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ साथ हमारा ये पूरा का पूरा होता है यहाँ पर अब कवर, ठीक है। आपको और भी नेक्स्ट चैप्टर्स मैं जल्द से जल्द अपलोड करवाता हूँ। अगर सही लग रहा है सब कुछ, रिवीजन सही से आपका हो रहा है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं डेली एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ, जिससे अब क्या होगा, आपका एमसीक्यू थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा और एमसीक्यू मैथन भी बहुत जल्द अभी आने वाला है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।